ये जो एमसीक्यूज जी में जो रिपीटर्स हैं वो हैं, या ये वाइवा में जो फेल हो गए ये वो ग्रुप है? बाय बाय। ओके ओके। आपको आपने कौन सा एग्जाम देना है, थ्योरी का या वाइवा का? डॉक्टर है ना, मेरी तो अभी एफसीपीएस थ्योरी में बस मैं तो 1.5 नंबर से रह गई एमसीक्यूज में। इंशाल्लाह फरवरी में दूंगी। तो आप लोगों के भी तो ओपन हाउसेस हुए हैं जी स्पोर्ट जी, ग्रुप में? वो अच्छा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो सपोर्ट ग्रुप है ना उसमें 10 बजे हम बस जबरदस्ती करते हैं एमसीक्यू, मुश्किल से 100 एमसीक्यू। उरूज सो नवीद मेरा नहीं नाम कर, है। अरुण मुझे यहाँ पहचान गया, तुम लोग सो नहीं करते, मैं जब भी पढ़ती हूँ हजार रिप्लाई होते हैं। इतना मैम वो तुम लोग पढ़ते डिस्कशन हो। होती है ना डॉक्टर हिरा, बस लड़कियां 4 होती हैं तो 100 एमसीक्यू भी 2-2.5 घंटे लगते हैं, 1 बजे तक होते हैं वो। इतनी डिस्कशन होती है, रेफरेंस कोई ड्यू हर्ट्स, कोई ईबीएम, कोई गाइडलाइन। यार लेकिन इतना आप अच्छा आप डॉक्टर लोग हिरा। पढ़ रहे हो, इतना अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो ना, जी मतलब जी। एक बच्चा पढ़ता है तो वो कंजूसी नहीं करता, फौरन आप सबको बताता है। मुझे लगता है ये स्पोर्ट ग्रुप सबसे अच्छा स्पोर्ट ग्रुप है एफसीपीएस थ्योरी का। तो डॉक्टर हिरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक जरा ना एक मोरल हाई करने वाला ना उस ग्रुप में एक वॉइस मैसेज तो डालें कि हम सिर्फ 4-5 ही हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर 4 लोगों के लिए रेफरेंस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कोई ऐसा मैसेज भेजेंगी ना वॉइस मैसेज, तो लोग एक्टिवेट होंगे, उनका मोरल हाई होगा, तो वो बहुत अभी तक डिप्रेशन में है बच्चियां जो हैं। कल मैं भी इतनी डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन जल्दी निकल जाता है नहीं मेरे। डॉक्टर, डिप्रेशन से तो टाइम ही हम्म। वेस्ट है ना। देखिए एक दफा फेल हो गए, अब इसमें क्या रोना, फिर फरवरी में इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत करें। नहीं डिप्रेस जो नहीं है, दे आर जस्ट बिजी, मुझे मैसेजेस इनबॉक्स करती रहती हैं। तो मेरा ख्याल है एग्जाम से 2 महीने पहले सारे जो है ना जिंदा हो जाएंगे, अभी हाइबरनेट हुए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक मैसेज कर दूंगी, नो वरीज। जी ठीक जी, है। थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा डॉक्टर इरा, आप थ्योरी का बारे में भी बताएं कि डेली किस तरह शेड्यूल कवर करें, क्योंकि एमसीक्यू तो फिर भी हो जाते हैं लेकिन थ्योरी की रिवीजन नहीं हो पा रही। आपको उसमें डाल दूंगी ग्रुप में ना। जी ठीक है थैंक यू सो मच अरुण। डॉक्टर इरा, थैंक यू। ओके ओके, लेकिन अटेंड कर लो क्लास ना आज की, क्योंकि ये ना हो कि अल्लाह ना करे थ्योरी पास करने के बाद तुम्हें एफसीपीएस वाइवा स्पोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना पड़ जाए। तो अभी कर लो अटेंड। जी नहीं डॉक्टर इरा, बस ये कि अब हम ये कि मेरी तो ये कोशिश होती है कि बस वो पेशेंट केयर अच्छा हो। एग्जाम्स तो इंशाल्लाह होते रहेंगे, बस जिसने वाकई पढ़ा होता है, जिसका टॉपिक कवर होता है, पास वही करता है। ये तो आपकी ठीक बात है कि जिसको ग्रिप होती है उसी को कॉन्फिडेंस होता है। ये शॉर्ट तरीके से पढ़ने से वाकई एग्जाम नहीं होता क्लियर। आप ठीक ठीक कह रही हैं बिल्कुल। हाँ, कोई किसी को वैसे हम अक्सर तैयारी के दौरान डिफरेंट एग्जामिनर को प्रेजेंट करते हैं ना, तो ऐसे ही मैं भी प्रेजेंट कर रही थी। तो मैंने जो है कोई सर्जरी करनी थी पेशेंट की, और मैं मुझे ये भूल गया कि भाई उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी है ना। आई थिंक आई वाज डूइंग हर ऊफ्रेक्टमी, कोई यूएसओ कर रही थी, रिप्रोडक्टिव एज में थी, बीएसओ तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं सिस्टेक्टमी कर रही थी विद कंसेंट ऑफ साल्पिंजोफ्रेक्टमी, क्योंकि बड़ी सिस्ट हो तो आपको पता है ना कि ओवरी का डैमेज होने का रिस्क होता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि प्रायर जो है कंसेंट लेके रखें, यही होता है ना। तो मुझे वो भूल गया कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी है, और मैंने लेप्रोटमी कर ली। तो ड्यूरिंग लेप्रोटमी एग्जाम ने मुझे याद लाया कि इसको तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी है। तो मैंने इमीडिएटली कहा कि मैडम कोई बात नहीं, मैं डिट्रोपेबिक स्पेस में डायसेक्शन करके 2-4 टांके मार दूंगी ब्लैडर नेक के भी। तो उन्होंने बोला कि टीवीटी क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा जब मैं, तो मैं साथ ही बर्श करूंगी, वाई टू डू टीवीटी, एक एडिशनल प्रोसीजर करना। तो कहने का मकसद ये कि मिस्टेक्स भी हो जाए ना, तो इफ यू आर एक्सपर्ट आप कर लेते कवर। नहीं बेटे मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो आप वो फिर हो गया, मैं नहीं, मतलब मुझे पता था बर्श करते हैं ऐसे करते हैं, टीवीटी की अगर याद ना होता तो मैं भी टीवीटी करती बाद में। लेकिन फौरन एक बर्श पे आ गई और एक्सप्लेन हो गया।
तो वही वाली बात है ना, अगर बिरयानी काफी दफा पकाई हुई है तो नमक ज्यादा भी हो जाए तो आप मैनेज कर लेते हो गलतियां भी, ठीक है। तो एक्सपर्ट ही ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप आपका टेक होम मैसेज ये है कि ये जो 20 गायनी ओप्स के टॉपिक है ना, आपने इनमें एक्सपर्टीज गेन करनी है, सिर्फ सर से नहीं उतारना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना। एक मिनट, मेरे बच्चे बड़े शोर कर रहे हैं। ओके, तो आप में से है कोई, किसी के पास केसेस जिनको हम आज ऐड कर लें और उनको डायसेक्ट कर लेंगे कैसे उनको पास करना चाहिए था? जी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, जो है आप अपने केसेस जो आपको हमेशा लगेगा कि पता नहीं क्यों मेरा फेल हुआ, और यहाँ आप अगर आप डिस्कस कर लें तो आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ इसलिए हुआ था और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और जो लर्नर्स होते हैं गुड, वो तो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। कौन है आज मौका हासिल करने वाला? जी, मैं बताऊं मैम? मैं से मुराद क्या? अली सुखेरा। डॉक्टर मलिहा। नहीं वो तो, मेरा बेटा जो है वो लेता है क्लासेस, जूम पे लेता था, तो वही वाला हाँ तो तुमसे भी सिखा। तो कौन फाते फाते मुनी भी बात कर रहा है। मेरा ठीक बेटा है है। फाते ना, तो मैं उसकी क्लासेस लेती हूँ, तो बस वो चेंज करने का टाइम नहीं मिला। जी जी। जी। पेशेंट है 50 years old और शी हम्म, वॉज पैरा 4 विद नो मिसकैरेजेस, और उसको 3 years से मेनोरेजिया था, और अब हम्म, जो है उसको 3 मंथ से एमेनोरिया था। कोई उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया, यानी कि कोई इस तरह से नहीं था उसका। कोई स्पेसिफिक और हिस्ट्री नहीं थी। लोअर एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री देती थी, क्रॉनिक पेल्विक पेन की हिस्ट्री देती थी, पेन ड्यूरिंग मतलब डिसमेनोरिया भी था उसको। और हम्म, एग्जामिनेशन पे उसकी 14 वीक्स यूट्रस थी, लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि ये तो 12 वीक्स यूट्रस है ना, और सॉफ्ट थी, और बायलेटरल एडिनेक्सा क्लियर थे, एक बट शी मिनट, वाज एक टेंडर ऑन मिनट, एग्जामिनेशन। एक मिनट। मदिरा, पहले बताएं सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फिर अगर हम्म HOPI में कुछ पॉजिटिव लगा है वो बताएं, फिर हम्म। एग्जामिनेशन बताएं, और फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? तो पहले तो ठीक है। बताएं एज क्या थी, एज मतलब दैट इज 50 जो years, इम्पोर्टेंट। 50 years, थेरेटी। पैरा 4 हम्म, विद नो मिसकैरेजेस, और प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन, मतलब वन सिजेरियन सेक्शन भी था उसका। ठीक है, गुड। आगे। ठीक है। और उसके बाद जो है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 3 years हम्म, followed by amenorrhea for 3 months। हम्म, मतलब अब उसको 3 मंथ से एमेनोरिया था। ठीक है। उसने कोई हार्मोनल मेडिकेशन नहीं ली थी इसके लिए। बस कभी जिस तरह से ट्रांजामिन टाइप ऑफ कैप्सूल्स बताती थी, रेड और ये वो रेड एंड वाइट कलर के ले लिए कभी, उससे थोड़ा सा सेट हो हम्म, गया, फिर अगले महीने फिर ब्लीडिंग हो गई। ऑन एंड ऑफ वो हम्म, लिए थे उसने। और जो है कोई वो डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं दे रही थी, ऑन एंड ऑफ कभी उसको रहा था, इतना ज्यादा नहीं था डिस्चार्ज। वैसे उसको डिस्मेनोरिया था, जो स्टार्ट होता था पीरियड्स के साथ, और जैसे में पीरियड्स एंड होते थे वो खत्म हो जाता था। और कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं थी, क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री नहीं थी। और इसके अलावा जो है अब 3 मंथ से उसको एमेनोरिया था, और कोई और इसके अलावा सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं थी उसकी। ठीक है। वैसे मदिया, मैं अभी एग्जामिनेशन पे नहीं जा रही, लेकिन जी जी। जस्ट के डिस्कशन जो है वो एक स्टैंडर्ड की हो जाए।
उसके हम्म। लिए मुझे बताओ कि जब इस किस्म का पेशेंट हमारे पास आता है इस हिस्ट्री के साथ कि 50 ईयर ओल्ड है और उसको 6 मंथ से एक नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग चल रही है, मतलब 3 3 मंथ से ईयर से, है, 3 3 ईयर से, ईयर से 3 ईयर 3 से चल ईयर्स। रही है और अब उसको 3 मंथ से एमेनोरिया है। जी जी ठीक है, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, अब तो एमेनोरिया है ना, तो एमेनोरिया की वजह से आई जी है जी या ब्लीडिंग की वजह से? ब्लीडिंग की वजह से। अब तो ब्लीड नहीं कर रही, जी जी, अब अब नहीं तो ब्लीड कर रही। एमेनोरिया सेटल्ड हो गया, तो वो इसलिए आई एमेनोरिया, है हाँ, कि मुझे एमेनोरिया क्यों हो एमेनोरिया गया। इसीलिए आई थी कि उसको एमेनोरिया क्यों हो गया, मतलब पहले ब्लीडिंग चलती रही है, लेकिन उसको एक्चुअली उसकी ज्यादा जो कंसर्न थी ना वो पेन की वजह से थी। शी इज हैविंग क्रॉनिक पेल्विक पेन। और वो पेन कब से है? वो पेन उसको अभी भी है, और वो 3 ईयर से, जब से इसको ये हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तब से है, और वो अभी भी है। एमेनोरिया होने के बावजूद भी उसको पेन है। अच्छा, ठीक है, तो ये 3 साल से तो पेन था, ये नहीं आई, ये अभी क्यों आई है? नहीं आई, नहीं, क्योंकि अब अभी क्यों आई एमेनोरिया है? भी हो गया ज्यादा हो है। गया? एमेनोरिया नहीं नहीं, ज्यादा? अब ज्यादा नहीं हो गया, अब ये है कि अभी शी इज कंसर्न कि अब एमेनोरिया हो गया है तो पेन क्यों नहीं क्या सेटल हुई। ओके, ठीक है, तो ये मुद्दा है ना। अब जी जी। इसको ध्यान में रखो कि एक पेशेंट है 50 ईयर ओल्ड, हम्म। उसका एमेनोरिया भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है 3 ईयर्स से पेरीमेनोपाजल एज को देखते हुए। जी जी और जी हम जी। एक्सक्लूड तो करेंगे बाकी सारी की सारी काजेस, हम्म लेकिन पेन इज असल असल मद्दुआ पेन है ना, तो पेन के हम्म लिए आपने HOPI में कुछ स्पेसिफिक बातें पूछनी है। हम्म। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट तो इसकी करनी है ना। जी ऑब्वियसली जी। साथ के साथ तो बाकी चीजें भी खुलेंगी, अकलते पेन से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या दिमाग में आएगा? abnormal time bleeding which is heavy और pain हम्म। is major concern, तो क्या होगा? ये ये तो उस मतलब वक्त तो मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन एक्चुअली अब उन्होंने मुझे पैप्स में रिपोर्ट दे दी थी, तो इसलिए हम्म, अब मेरे जहन में आ रहा है कि कोई इन्फेक्शंस को भी मुझे अच्छी तरह से रूल आउट करना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने मुझे, अब मेरे ऊपर वो चीज हावी है ज्यादा ना, कि उन्होंने मुझे एंडोमेट्राइटिस दिया था। एंडोमेट्राइटिस ने, हाँ, एंडोमेट्राइटिस दिया था, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। लेकिन मुझे ये नहीं थी कि 12 वीक साइज यूट्रस थी उसकी, जो 14 वीक्स लग रही थी, बट उन्होंने कहा कि 12 वीक्स है तो। अभी हिस्ट्री पे रहो, एग्जामिनेशन पे नहीं आओ। हिस्ट्री पे पेन के लिए क्या पूछना चाहिए? अब फिर 12 वीक्स क्यों थी इस एज के हिसाब। वो एक्सप्लेन। हाँ, देखो, द मोमेंट यू टोल्ड मी डॉक्टर, एग्जामिनेशन फाइंडिंग, मेरे जहन में एक ही बात आई थी और वो सबको पता है, डीजनरेटेड फाइब्राइड सबसे पहले जान छुड़ानी है इन द बैकग्राउंड ऑफ एमेनोरिया। ठीक है, जी जी। मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड डॉक्टर हीरा, कॉम्प्लिकेशन भी एक देखे मिनट। गए इस एज पे। डॉक्टर हीरा, मैं ना ऐसा, और मुझे कॉल करिए, मुझे बस 5 मिनट उनको ये बताना है, द ओके, टाइम ऑन ड्यूटी। ओके, ओके, बस मुझे ओके, ओके, 5 मिनट बताना है। ओके। नो इशू, हम बाकी देर में डिस्कस करते हैं। हाँ, बाकी बच्चों, अब सबके दिमाग में क्या आ रहा है? मैम मेरे दिमाग में भी फिब्रॉइड ही आया था, पेन विद ब्लीडिंग। ठीक है, फाइब्राइड में क्रॉनिक पेल्विक पेन भी हो सकता है ना, मतलब एक मैस है जो ऑक्यूपाई कर रहा है, ड्रैगिंग पेन तो होगा। और फाइब्राइड में आल्दो ये क्लासिकल नहीं है क्रॉनिक पेल्विक पेन, लेकिन देखो ना इस एज पे 3 साल की हिस्ट्री के साथ एंडोमेट्रियोसिस भी तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस बुढ़ापे में तो नहीं होगा जाके 50 साल के जी, नजदीक। एंडोमेट्रियोसिस यंग एज में होगा। और अगर ओवेरियन प्रॉब्लम भी है इस एज में, तो वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन पहले आती है जिसमें 3 साल की हिस्ट्री नहीं मिलती। वो अक्यूटली प्रेजेंट करते हैं। तो 3 साल का पेन है, साथ में हैवी ब्लीडिंग है, तो एमेनोरिया तो होना ही था 50 ईयर पे। वो तो होना ही था, या तो इन्फेक्शन या तो फिब्रॉइड, इन दोनों में से। इन्फेक्शन भी नहीं, रिप्रोडक्टिव, जो अच्छी वाली रिप्रोडक्टिव एज होती है ना जिसमें बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, उसमें PID ज्यादा होता है। सर, मैम, मेरा एडिनोमायोसिस था जहन के अंदर। आई एम बैक। हाँ, ठीक है, बिल्कुल एडिनोमाइसिस और फाइब्राइड बोथ आर वेरी क्लोज, और जबकि अगर मैं पेन की बात करूं तो आई थिंक ये ज्यादा एडिनो होगा, क्योंकि फाइब्राइड का कोई क्लासिकल नहीं है फीचर। हाँ, अगर आप मुझे ये कहें कि 3 साल से पेन चल रहा है और अब सबसे सवेयर हो गया तो इसलिए आई है, तो फिर मैं कहूंगी फाइब्राइड है। अगर 3 साल से पेन चले जा रहा है और अभी भी कोई सही नहीं हुआ और अब इसको मेनोरिया सेटल्ड हो गया, तो लाइकली है कि चलो कोई चेंज नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एडिनोमायोसिस हो सकती है। लेकिन इससे आपके जो एग्जाम डॉक्टर है हीरा, उसको कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। एमेनोरिया का क्या कॉज है?
इसकी एज है 50 ईयर पे, अगर 3 महीने से मेनोरिया, तो ये तो होना चाहिए ना। ये मतलब मीनोपॉज में ही आ रहा है इसका, मतलब उसी को पेरीमेनोपॉज में जहन आ में। रहा है। मेनोपॉज में तो हमें कम से कम पेरीमेनोपॉज 12। हाँ, पेरीमेनोपॉजल एज में यही होता है ना कि 3 महीने नहीं आए फिर आ गए, 6 महीने नहीं आए फिर आ गए, 8 महीने तो के अभी बाद उसको आए नहीं स्पॉटिंग ना, हो हो गई। सकता है अब आगे भी उसको 9 महीने ना आए और ये एमेनोरिया मतलब वही चल रहा हो, इसका स्टार्ट हो गया 50 इयर्स पे हो हाँ, जाता है। इट्स 12 month 10 confirm. ठीक है, हो जाएगा। तो आप बताएं, 3 साल डॉक्टर का हीरा जो पेन है। इसमें, जी जी हाँ हाँ जी, जी, अभी सॉरी HOPI पे ही बात कर रहे हैं, मैं वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रही थी। ठीक है। हाँ, HOPI में एक पेशेंट है जो हमारे पास 3 साल से HMB के साथ आई है। ठीक है, और उसमें HMB भी मुझे लगता है कि रेगुलर नहीं होगी, बल्कि इर्रेगुलर होगी। इर्रेगुलर हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी ना। नहीं, रेगुलर हैवी वजाइनल ब्लीडिंग थी। फिर तो अगेन मतलब एडिनो फाइब्राइड को आराम से जस्टिफाई एडिनो कर की सकते तरफ, हैं। हाँ जी, आराम से। एडिनो ही मेरी फर्स्ट वो थी, मतलब वही मेरे ज़हन में था, बिकॉज शी वाज टेंडर ऑन एग्जामिनेशन आल्सो। बस ठीक है, फिर अब मुझे अब स्टोरी बताएं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें और निकालेंगे आप। हाँ, कुछ और चीजें और भी निकालेंगे क्योंकि उसने एमेनोरिया डिस्चार्ज की है। मुझे नॉन एमेनोरिया स्पेसिफिक सी हिस्ट्री दी, एमेनोरिया भी डिस्चार्ज की है। उसने। हाँ जी जी, आपने एमेनोरिया भी है। नाजिया वोमिटिंग का पूछना है ना, क्योंकि जी अभी जी मेनोपॉज डिक्लेयर नहीं किया ना, तो प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जी, उसने मुझे अपनी ये पेन के साथ फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग की कोई हिस्ट्री नहीं दी, कोई ट्यूबरकुलोस पेशेंट से कांटेक्ट नहीं दिया, कोई और इस तरह की हिस्ट्री नहीं दी, क्रॉनिक कफ की, क्रॉनिक कोई इसको फीवर चल रहा हो उस चीज की हिस्ट्री नहीं दी। मतलब मैंने अपनी तरफ से इन्फेक्शन को भी रूल आउट किया, बट देयर वाज नो, कोई इस तरह का नहीं था कि उसको इस तरह से हो। और जो है पेन थी बस उसकी, और इसके अलावा कोई उसने मेडिकेशन भी नहीं ली। मैंने सोचा कि शायद उसने कोई हार्मोनल इंजेक्शंस लगा देते हैं पेरिफेरी में, प्रोजेस्टेरॉन या कुछ इस तरह से तो नहीं लगवा लिया, तो वो भी नहीं, वो हिस्ट्री भी नहीं दे रही थी कि कोई हार्मोनल इनटेक उसने ऐसा लिया हो, तो वो कुछ नहीं था। आपने पेरीमेनोपॉजल सिम्टम पूछे, वेजोमोटर सिम्टम्स? वेजोमीटर सिम्टम्स नहीं थे उसको, फ्लशिंग, नाइट स्वेट्स और मूड चेंजेस, कुछ भी नहीं था। वो उसको ठीक इतना है, लिफ्ट ही नहीं करा रही थी ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं एक्चुअली पता है हमारे माशरे में और मुसीबतें भी। इतनी ज्यादा होती है कि हाँ इनको जी, महसूस वही करने का वाली टाइम बात नहीं थी, वो होता। उसको रजिस्टर नहीं कर रही थी वो कि नहीं नहीं मुझे तो। हम्म। हाँ, जब दांत में बहुत गंदा दर्द हो ना, तो बंदा छोटे मोटे दर्द भूल जाता है हड्डियों के। है ना, मतलब हमारी अपनी परसेप्शन है। अब आपकी लाइफ इवेंट्स में सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप अपने आप को तवज्जो नहीं देते व्हाट यू आर फीलिंग। ठीक है, लेकिन चूंकि एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ मेनोरिया को हम बाय डिफॉल्ट कहेंगे पेरीमेनोपॉजल है। लेकिन ये मेनोरिया चूंकि प्रेगनेंसी की वजह से कॉमन होता है, तो वो भी एक्सक्लूड कर लिया कि कॉइटल फ्रीक्वेंसी क्या है, हस्बैंड ठीक है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज तो नहीं कर रही। नॉजिया वोमिटिंग के साथ तो और भी सिचुएशंस आ जाएंगी। मतलब एक टॉपिक में भी होता है इन्फेक्शन, अगर आप टीबी की तरफ जाएं तो सब चीज़ों में हो सकता है। वो नॉन स्पेसिफिक फीचर है, खैर। बट इसलिए इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले यूपीटी तो जरूर मांगना होता है। सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड नाजिया वोमिटिंग को कह के कि नहीं है, हम यूपीटी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री पे आपका एक डीडी बन जाना चाहिए। आपका क्या बना है हिस्ट्री पे? एडिनो जी, एडिनो बना था और मैंने यूपीटी और भी मांगा, तो फाइब्राइड? ही वाज लाइक, हाँ जी, और शी वाज लाइक यूपीटी करवाएंगे आप इसका? मैंने कहा मैडम मैं अभी वो रिप्रोडक्टिव एज में तो है, मैं उसको बिल्कुल यूपीटी ठीक है, करवाऊंगी, बिल्कुल। इनमें मोलर मैं होते इसको हैं, एक्सक्लूड बहुत मसले करूंगी। होते हाँ हैं। जी, मोलर होते हैं, जी जी, उसी उसी को पॉइंट उसको जहन में रख के मैंने कहा कि मैं इसका यूपीटी ठीक है, करवाऊंगी। अच्छा, एग्जामिनेशन पे कैसे एक्सक्लूड करेंगी एडिनो था या फाइब्राइड था? जी जी, इट वाज सॉफ्ट, और हम्म। जो है 12 वीक साइज ही कह लें शायद, 12 वीक साइज यूट्रस, बायलेटरल एडनेक्सा क्लियर, मोबाइल थी, स्मूथ हम्म। सरफेस था, रेगुलर मार्जिन थी, एंड और इसके अलावा सॉरी, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मतलब टेंडर और एग्जामिनेशन थी, ठीक है, तो हम पहले सोच रहे थे ना फाइब्राइड की नॉट वजह से दैट एडिनो मच भी हो सकता टेंडर है। के बहुत ही उसको हो रहा हो, लेकिन शी वाज अनकंफर्टेबल। ग्रेट, देखो अब फिर मतलब एडिनो पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि जी, अगर एडिनो पहले नंबर पे आ फाइब्राइड गया होता था। या कॉम्प्लिकेशन के साथ आती तो फिर उसमें टेंडरनेस ज्यादा होती
और डिजेनरेटिव जी फाइब्राइड में और भी फीवर होता है और बड़ी चीजें होती हैं, तो वो भी नहीं है, ठीक है, और सॉफ्ट है, उसमें वो फर्म होता जी है, जी ठीक है। तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन पे कोई प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन हुई? इन्वेस्टिगेशन में ये है कि उन्होंने मुझे उसकी 9 HP दी और हम्म, नॉर्मोसिटिक सारी वैल्यूज दी उसकी। तो वो उन्होंने कहा ये और कोई टेस्ट मांगोगी, मैंने कहा कि इसके ब्लीडिंग है इसकी कॉज, तो वैसे मुझे नॉर्मोसिटिक मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो है फिर इसकी 9 HP क्यों है, अब तो इसको 3 मंथ से एमेनोरिया है। मैंने कहा हो सकता है इसकी इससे पहले इससे भी कम हो HB, और वो अब सेटल हो गई, अब तक 9 तक पहुंची हो, क्योंकि इंडिसेस पे इट इज नॉर्मोसिटिक। मैंने पेरिफेरल स्मीयर मांगा, उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा और कुछ मांगना है, तो और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि शायद ये पहले इससे कम हो गई हो, इतनी 3 years से इसको मेनोरेजिया था, तो अब 3 months के मेनोरिया से इसकी 9 हो गई हो, HB तो अब हुई है, और बाकी नॉर्मोसिटिक इंडिसेस हैं, तो मुझे और तो कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा ठीक है। ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आपने अच्छा एक्सप्लेन हाँ किया है। अच्छा, और उसके बाद जी उन्होंने यूपीटी पे, उन्होंने बड़ा हैरान हुई, यूपीटी मांगोगी इसका? मैंने कहा जी मैं एक्सक्लूड करूंगी, शी इज स्टिल इन रिप्रोडक्टिव एज, तो इसको मुझे एक्सक्लूड करना है। और स्कैन पे जब वो फिर बाद में उन्होंने मुझे स्कैन दिया, तो स्कैन पे उन्होंने लिखी हुई थी फाइंडिंग्स 9 into 5 सेंटीमीटर की यूट्रस थी, और नीचे लिखा हुआ था कि मतलब पेपर पे लिखा हुआ था स्कैन, ना पेपर पे लिखा हुआ, उन्होंने स्कैन दिया, मतलब प्रिंटेड वाला ये वो नहीं था, अपनी तरफ से खुद से लिख के दिया। और मतलब फाइंडिंग्स दी कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है इसको, मतलब थिकनेस नहीं दी हुई, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दिया हुआ था। और बायोप्सी की रिपोर्ट पे इन्होंने मुझे क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस दिया। यार एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना स्कैन की फाइंडिंग है ही नहीं, आप उसे वो है ही चेक नहीं ना, मैडम ये लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था कंक्लूजन करके ना, यूं लिखा हुआ था। मैंने चलो उन्होंने थिकनेस ज्यादा दी होगी, थिकनेस चलो नहीं मान दी लो। ना, मैंने कहा कि मैडम इसकी थिकनेस, मतलब स्कैन पे तो मुझे थिकनेस पता चलेगी। उन्होंने कहा बस यही फाइंडिंग्स है आपके पास चलो स्कैन की। ठीक है, इसका देखो इसका क्रेडिट भी तुम्हें जाता है, तुम्हें पता है कि हाइपरप्लेजिया बायोप्सी की फाइंडिंग है, तो अच्छी बात है, इसका क्रेडिट जाएगा तुम्हें। चलो आगे। आगे थिकनेस उन्होंने कहा ज्यादा कि है, ये हाउ मच? देखो हम्म थिकनेस अगर ज्यादा है तो फिर आपने देखना हाउ मच, हम्म कितनी इस एज में कितनी ज्यादा है तो हम कहेंगे इंक्रीज है। मतलब अब वो उसे पेरीमेनोपॉजल देखो तो 4 mm से ज्यादा होगी, तो नहीं ना, 4 mm तो रीड भी एस्टेब्लिश मेनोपॉज के बाद कहेंगे। अच्छा नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ईयर में 8 16 तक 8 है, m पेरीमेनोपॉजल 8 में mm एक्चुअली 12 8 से to 10। 14 है, और अच्छा ये जो 12 से 50 के 14, साथ ये है नहीं मुझे इसमें आप 10 से 12 में आ जाएं, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, ये तो बहुत सुकून, जिंदगी आसान नहीं हो गई हाइपरप्लेजिया दे दिया तो। जी हाइपरप्लेजिया दे दिया, और उसका जब पैप्समियर पाइपल करवाया, पैप्समियर कह रही हूँ, पाइपल रिपोर्ट इन्होंने मुझे दी, वो बायोप्सी रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा कि क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट में मैंने उसकी हिस्टेक्टमी आफ्टर करेक्शन ऑफ एनीमिया, क्योंकि और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी। लिसन मेरी बात सुनो। आप अगर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस अगर मैं किसी पेशेंट को कहूँ तो उसमें कोई सिम्टम और साइन भी तो मिलेगा ना। वही ना कि और कोई डिस्चार्ज का, कोई फीवर का, कोई और नहीं था, एज देन कि उसको पेन थी, और जो उसकी कोई एग्जामिनेशन इसकी फाइंडिंग्स डीएचसी हैं हुई है, कोई इसने कोई सर्जरी कराई नहीं है, नहीं, कोई डीएनसी हस्बैंड नहीं, में कोई एक प्रॉब्लम सर्जरी है। हुई है, सर्जरी हुई थी, वो तो उसकी 15 years बैक था ना, एक सेक्शन। एक क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस का फिर सोर्स क्या है? वही नहीं समझ आया कि क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस दिया उन्होंने। समझ क्यों नहीं आया? आप तो बाउंड हो हिस्ट्री लेने के लिए इसकी, आप तो एक्सक्लूड करोगे ना, आप इनको तो जी जी निकालना है रिस्पेक्ट, तो क्या निकालोगे? नहीं, मुझे क्या समझ नहीं आई सोच डॉक्टर। मैं आपको अब देती हूँ स्कैन कि इसको पेशेंट को जो है ना क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, हम्म इसको इस पेशेंट के साथ रिलेट करो, आप साबित करो कि ये स्कैन झूठा है। ओके। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस के लिए उसके पास कोई पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ एनी फीवर, डिस्चार्ज, पेन, हम्म, और जो है
कोई इंस्ट्रूमेंटेशन और इस तरह की कोई हिस्ट्री होनी चाहिए। एंडोमेट्राइटिस कोई वो दो जो तरह से होता है ना, पीआईडी दो तरह का होता है, एक होता है पॉलीमाइक्रोबियल पीआईडी, एक होता है एसटीडी वाला पीआईडी। ओके, तो इसका मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं चल रहे, सेकंड मैरिज तो नहीं है, हस्बैंड के क्या है नहीं या नहीं फिर वो अच्छा तो नहीं, वो मैंने तो इस तरह से पूछा आप बट शी वाज नॉट विडो और जो इस अच्छा एज में ठीक होते है। हैं और दूसरा, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस का पेन कैसा होता है? फाइब्राइड का पेन कैसा होता है? एडिनो का पेन कैसा होता है? आपका तो डायग्नोसिस एडिनो है ना, तो एडिनो का पेन कैसा होगा और क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस का कैसा होगा? एडिनो का पेन विद द मेंस्ट्रुएशन होगा, और जैसे जैसे मतलब उसके साथ साथ वो बढ़ता जाता है, और जो पीआईडी का पेन होता है वो खत्म हो जाता है ऑनसेट ऑफ पीरियड्स के साथ। तो इसको कैसे था? इसकी तो प्रेजेंटेशन ही पेन है ना, तो आपने तो बड़े हाँ ध्यान से तवज्जो से पूछा होगा इसका नहीं, पैटर्न। पेन तो मैंने पूछा इसका पेन का पैटर्न ना। अब इसको मतलब पेन रहती है, बैक एक रहती है, लोअर एब्डोमिनल पेन रहती है, नॉन रेडिएट टू बैक्स, और कोई मिड थाइज वगैरह में नहीं जाती, एसोसिएशन उसकी किसी से नहीं है, फीवर वॉमिटिंग। पेन जब साइकिल बंद हो रहे होते हैं उस वक्त पेन का स्टेटस क्या होता है? सेम, ज्यादा या कम? उसने मुझे बताया कि जब मुझे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो मुझे पेन शुरू हो जाती है, जैसे ही खत्म होते हैं तो मुझे खत्म हो जाती है, मतलब एडिनो वाली वो थोड़ी मुझे दे रही थी नहीं हिस्ट्री। नहीं ना, आपने ये 3 बातें पूछनी है कि जब साइकिल बंद हो रहे होते हैं, माहवारी बंद हो रही होती है जिन दिनों में, मुझे ये बताएं हाँ या ना में कि जो दर्द है शिद्दत में, ये उतना ही होता है जितना पहले दिन था, या ये बढ़ जाता है, या ये कम हो जाता है? नहीं डॉक्टर हीरा, अगर ये ये मैंने न्यूज उतना, से एक्सक्लूड किया, दैट्स माय मिस्टेक, उसको मैंने इतना डीपली नहीं लिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी आर हियर टू आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक्स। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब एक हाइपरप्लेजिया है, साथ में एंडोमेट्राइटिस है, आप बोल रही हो एडिनोमायोसिस, तीनों चीजें ना उधर उधर जा रही हैं। आप इनको एक जगह पे लेके आएंगे तो एक मैनेजमेंट देंगे। चलो ठीक डॉक्टर है। हीरा, मुझे 1 मिनट का पॉज और चाहिए थोड़ा सा। ओके। जी, बाकी इंटेलेक्चुअल्स किधर है? हाउ दे विल मैनेज? चले, मुझे मैनेजमेंट बता दो जल्दी जल्दी। अगर इस उम्र में सिर्फ एडिनोमायोसिस हो 50 ईयर पे, तो क्या ट्रीटमेंट है? क्वेश्चन इसकी वैसे मैम इसकी जो अब ये एज 50 ईयर है, तो इस उम्र में तो मैम इसकी टीएच ही होगी, क्योंकि डेफिनेट ट्रीटमेंट तो एडिनो की भी टीएच ही है। ये कौन है? कोशला? जी जी मैम, हम उसको मैम ऑप्शंस देंगे ना, ऑफर करेंगे ना उसको, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, ऑफर करेंगे। देखो और 50 ईयर पे ना एडिनोमायोसिस पे टीएच करना ना जुल्म है। उसका मेनोपॉज हो जाना है, हार्मोन्स होंगे ही नहीं, इसको क्या क्या कह रही है? एडिनोमायोसिस ठीक हो जाएगी? मैडम इसको ना मेडिकल ऑप्शन देंगे, और वो आईयूएस वाला इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो एलिवन और जेस्टोल का, जो कि टिल अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज तक हम ऑफर कर सकते हैं, if she wants to spare her uterus. नहीं अरूज, मैम मारीना नहीं 12,000 की आती है हैवी ब्लीडिंग वाले पेशेंट में, नहीं रखते हम पहले इससे मैम पहले भी काम करते हैं कि ये ठीक रहेगी भी या नहीं रहेगी। मैम एक तो इस पेशेंट में अभी ब्लीडिंग हो नहीं रही, तो इसमें मायरीना हम कैसे रखेंगे? और वैसे भी वो क्रॉनिक पीआईडी की पेशेंट है, तो ये 2 रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम मायरीना भी नहीं रख सकते। यानी अभी ब्लीड नहीं कर रही, और दूसरा ये कि क्रॉनिक पीआईडी भी है इसको। एक्सीलेंट, दिमाग आपका खुला है इसका मतलब है। अच्छी बात है, लेकिन एक ये इस लिहाज से तो ठीक है, नहीं रख रहे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि ओनली एडिनोमायोसिस है, कोई एंडोमेट्राइटिस नहीं है, फिर भी नहीं रखनी है अभी मायरीना ना। इससे पहले कुछ करना है ना, मतलब इसको पहले आप हार्मोन्स खिला के देख लें, सही रहती है तो फिर मायरीना रखते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन इस तरह डायरेक्टली मायरीना नहीं रखते।
रख भी सकते हैं, लेकिन यूजुअली वी प्रेफर कि हम देख लें कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही है हार्मोन्स को या नहीं। मीन्स अगर हम प्राइमरी 10 दे दें, वो भी तो प्रोजेस्टेरॉन है ना, और वो ठीक रहती है, तो बजाय इसके कि रोज प्राइमरी 10 ले, तो हम माइनर रख देंगे, है ना, बिकॉज वही नो कि प्राइमरी से इफेक्ट आ चुका है, तो माइनर से भी ऑब्वियसली आना ही आना, ठीक है। तो वो इतनी महंगी इन्वेस्ट जो हमारी एक ट्रीटमेंट है वो ज़ाया नहीं जाएगी। तो इस उम्र में लेकिन कुछ पेशेंट में हम रखेंगे, हम उसको ओरल देंगे, कुछ में हम मायरीना रखेंगे, कुछ में हम हिस्टेक्टमी करेंगे। वो कौन से हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं कि हम ये 3 मैनेजमेंट ऑप्शंस 3 पेशेंट को देंगे। एक पेशेंट तो कहेगी कि मैं दवाइयाँ खा के मर गई हूँ, आराम ही नहीं आता मुझे, मतलब मैंने ओसीपीएस का या एक पत्ते वाली गोलियों का कोर्स किया है, मैंने ये जो सुनहरी पत्ते वाली गोली है प्राइमोनिड का, इसका भी कोर्स किया है, मुझे टीके भी लगे हैं, मैं ठीक नहीं हो रही और मैं थक गई हूँ, ठीक है, अब मुझे इलाज चाहिए। मे भी आप चौंके देखें ना, मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर है तो फिर तो सर्जिकल ही आएगी ना। हाल तो दिल दुख रहा है 50 ईयर पे करते हुए हिस्टेक्टमी एक ऐसी बीमारी के लिए जिसकी मेडिकल मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसमें तो वो फेल हो गई ना, तो इसकी हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। या एक पेशेंट ऐसी है जिसको दवाइयाँ दी गई, ठीक है, दवाइयाँ खाई नहीं उसने, और अब हमारे साथ एडेनोमायोसिस के साथ आई है और HB उसका 6-7 है, तो हमें पता है इसने पहले भी दवाइयाँ नहीं खाई, अभी भी अगर इसको हमने दवाइयों पे रखा और वो भी नहीं खाएगी, तो मे बी अगली दफा हार्ट फेलियर के साथ आए, तो इसमें भी वी कैन जस्टिफाई कि मैं इसकी हिस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। तो वी मस्ट हैव सम जस्टिफिकेशन। एक पेशेंट है जो कहती है मैं एक पेशेंट है, कार्डियक है, डायबिटिक है, मोटी है, सर्जरी इसमें सेफ नहीं है, ठीक है। मतलब देखो ना, एक छोटा सा जानवर है जो कि आराम से मतलब हम उसको मार सकते हैं, हमने उसको टोप से तो नहीं उड़ाना है ना, वो जो गुड़ से मर जाए उसे क्या जहर देना, ऐसे कुछ भी होता है। तो जब एक बीमारी आराम से मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो रही है, तो क्यों उसमें एक मेजर सर्जरी करना जिसमें कोमॉर्बिड के बैकग्राउंड में ज्यादा रिस्की है, थ्रोम्बोम्बोलिज्म, इन्फेक्शन, ब्लैडर डैमेज, बाउल डैमेज, और फिर घर से दूरी, सोल अर्निंग हैंड, छुट्टियां नहीं मिल सकती, बहुत सारे मसले। उस सिचुएशन में हम कहेंगे क्योंकि दवाइयां खा सकती है, रिस्पॉन्ड भी आ रहा है, मीनोपास तो अभी होने ही वाला है, 50 पे है, तो इसको तो मैं दवाइयां दे दूंगी, और ये अच्छी वेल कंप्लाइंट पेशेंट है। तो ये तीन पेशेंट एडेनोमायोसिस के साथ आई थी, और तीनों की मैनेजमेंट थी डिफरेंट, है ना, तो वो आपका इंडिविजुअलाइज करके आप उनको ऑफर कर दें। अच्छा, एक पेशेंट लेकिन है, डॉक्टर हेरा, सॉरी मुझे एक क्वेश्चन करना था डॉक्टर हेरा, ये तो कहते हैं कि अगर एडिनोमायोसिस के साथ पेशेंट आ रही तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, वो तो आप सही कह रहे हो कि हमें रूल आउट करना होता है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसको जो है हार्मोनल पे रखेंगे, लेकिन अगर एक पेशेंट, इसकी मेन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो हिस्टेक्टमी है, तो फिर क्या हम उसमें भी, अगर वो 50 पे है भी, तो क्या हिस्टेक्टमी नहीं कर सकते हम लोग अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज से? बिल्कुल ठीक है आपने। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुटेबल ट्रीटमेंट है, हमने तो सुटेबल ट्रीटमेंट देनी है ना, जिसमें प्रॉस और कॉन्स आउटवे हो जाएं। डेफिनेटिव हिस्टेक्टमी करते हुए पेशेंट को ब्लैडर डैमेज हो जाए, बाउल डैमेज हो जाए, मोटी है, थ्रोम्बोम्बोलिज्म हो जाए, सेप्सिस, वुंड इन्फेक्शन हो जाए, और बाद में कोई से कहे तो आपका मसला दवाइयों से हल हो सकता था, तो फिर वो बुरी बात है। और देखो ना, इस एडेनोमायोसिस की रीजन क्या है, ओवेरियन साइकिल ना, ओवेरियन हार्मोन्स ही है ना। जी डॉक्टर। जब 50 ईयर के बाद ओवरी नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी, तो फिर एडेनोमायोसिस भी नहीं होगा। हम क्यों ना हम 6-7 महीने ऐसे ही टपा लें उसको, मेडिकल मैनेजमेंट पे उसका पेन मैनेज करके, अगर वो कंप्लाइंट है और इसको मेनोपॉज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, खुश हो जाएगी, सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी। डॉक्टर मेरा एक और सवाल है कि हम लोग जैसे पोस्ट मेनोपॉज़ल होता है तो उसमें हाइपरप्लेजिया अगर मोर देन द 4 आ रहा है उसका, तो हम उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल है। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव एज में है तो उसके फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम अलग होती है, और जो है उसका जो होता है सिक्रेटिव फेज में वो जो है अपना लास्ट में जो होता है वो थिक होती है। तो डॉक्टर वैसे क्या मतलब हमको क्या रखना चाहिए रिप्रोडक्टिव एज में, क्योंकि दोनों अगर वो डे सेकंड पे करा रही है, मतलब अल्ट्रासाउंड जो होता है
वो करा रही है, तो फिर उसकी तो फिर वो जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग है वो कम ही आएगी। लेकिन अगर वो लास्ट में कराती है तो वो ज्यादा आती है। तो कट ऑफ क्या रखना चाहिए रिप्रोडक्टिव एज में हमें? कट ऑफ एट विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइकिल रिप्रोडक्टिव ईयर में 16 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इसको फेज स्पेसिफिक करते हो कि फर्स्ट फेज है या सेकंड फेज है, तो जो फॉलिकुलर फेज है या जो प्रोलिफरेटिव फेज है, इसमें 10 से 12 तक होती है, मैक्सिमम 10। ठीक है, इट कैन बी 8, लेकिन 10 इज एवरेज। और जो बाकी थिकनेस गेन होती है वो सेकंड फेज में होती है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे मोटी नहीं है, ओबीज नहीं है, या पीसीओ नहीं है, तो अगर उसकी थिकनेस 20 भी आ जाए ना, या 24 भी आ जाए और हमें कोई मसला नहीं है, ब्लीड कर रही है वो, तो हम हमारे लिए कोई मसला, हम उसको कोई इतना सर पे नहीं चढ़ाते। रिप्रोडक्टिव ईयर में थिकनेस की कोई खास औकात नहीं है जितना इसकी औकात है ना पोस्ट मेनोपॉजल एज में। लेकिन विद इन द बैकग्राउंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन या वो सिम्टोमेटिक हो रही है, तो फिर थिकनेस इंपॉर्टेंट है, फिर वो रिप्रोडक्टिव एज में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस पेशेंट में हाइपरप्लेजिया आ गया, 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हाइपरप्लेजिया आ गया, इसको एचएमबी भी है और इसको एमेनोरिया भी है, यही पेशेंट है। अब बताओ कैसे मैनेज करें? मैडम एचएमबी भी है और उसको एमेनोरिया भी है? नहीं, यही पेशेंट है ना, एचएमबी 3 साल से Okay. एचएमबी था, 3 महीने से एमेनोरिया है, और एग्जामिनर ने जबरदस्ती आपके हाथ में बायोप्सी की रिपोर्ट थमा दी है, तो वो उस पे हाइपरप्लेजिया। अब मैनेज करो। डॉक्टर पहले ट्रीटमेंट ले चुकी है ये पेशेंट? पहले ट्रीटमेंट ले चुकी है। नहीं, ले चुकी है मैम। हाँ, ऑफ एंड ऑन, वो कह तो रही थी ले हाँ, चुकी है ऑफ एंड ऑन वो ट्रीटमेंट। ट्रांजामिन्स मतलब वो कही थी वो वाइट और रेड कलर के कैप्सूल्स में ले आती थी 2-3 दिन के लिए, वो खा लेती थी, तो उससे मेरी ब्लीडिंग सेटल हो जाती थी कुछ, फिर मैं छोड़ देती थी, अगले महीने फिर जाके वो ले आती थी। मतलब उसने एंटी फिब्रिनोलिटिक्स लिए हैं, कोई हार्मोनल मेडिकेशन की नहीं वो दे रही थी हिस्ट्री, तो क्या हर तरह करोगी से इस पूछ पेशेंट लिया। का? फिर क्या करोगी? मैम मैं अभी मदिया, हम सिर्फ इस पेशेंट में ना एक सिचुएशन डाल रही है, और वो सिचुएशन जी, है मैं अभी वापस आई हूँ। हाइपरप्लेजिया। अच्छा कोई अच्छा, बात नहीं, मैं सिर्फ इसलिए एक। आपको बता रही हूँ। मैं इसमें जी जी, एंडोमेट्राइटिस एडिनोमाइसिस नहीं डाल रही, मैं सिर्फ इसको हाइपरप्लेजिया 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सेम प्रेजेंटेशन है, 3 साल से पेन है और 3 साल से इसको ब्लीडिंग है और 3 महीने से इसको एमेनोरिया है। तो इस हाइपरप्लेजिया को कैसे मैनेज करना है और क्यों हाइपरप्लेजिया मैनेज की तो करना है? बायोप्सी होगी ना, वो क्यों मैनेज हाइपरप्लेजिया करना है? टिपिकल एटीपिया है या विदाउट एटीपिया है? हाइपरप्लेजिया तो बायोप्सी भी पता चला है ना, आप कर जी चुके जी, हो बायोप्सी। आप बताओ क्या करना सिंपल हाइपरप्लेजिया है ना, है? हाँ, सिंपल है। वो भी तो बायोप्सी, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा कि बस हाई यही है, उधर ही मेरा दिमाग घूम गया, मतलब कि अभी ना घुमाओ, हाइपरप्लेजिया। अभी अच्छा अभी हम ना मैक्सिमम लर्न करना चाह रहे हैं कि अगर एडिनो हो तो क्या करेंगे, हाइपरप्लेजिया हो तो क्या करेंगे, जी जी, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस हो तो क्या करेंगे, और फिर हम एंड पे इन सबको मिला देंगे। ठीक है, फिर वो इजी हो जाएगा। चलो, ओनली हाइपरप्लेजिया 50 ईयर ओल्ड, आपका यही पेशेंट है, आप मुझे बताएं इसकी बीएमआई क्या है? 24। मतलब ठीक है, सुकून है ना इधर तो। ठीक, हाँ और हाँ जी, साइकिल रेगुलर थे, पीसीओ तो नहीं था? नहीं नहीं, साइकिल रेगुलर थे, पीसीओ नहीं था, ये भी पीसीओ को सुकून हो एक्सक्लूड गया है किया ना, था। हाँ ये जी, भी सुकून हो गया है। कोई फैमिली हिस्ट्री ओवेरियन और नहीं वो भी एंडोमेट्रियम नहीं मैलिग्नेंसी? थी, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं था उसको, इसी एंडोक्राइन मैलिग्नेंसी की डिसऑर्डर। फैमिली हिस्ट्री? हाँ नहीं, वो मैलिग्नेंसी भी की नहीं, फैमिली? वो, तो नहीं ये भी वो भी सुकून हो नहीं थी, गया। सेल्फ वेट लॉस की और ठीक, उसकी हिस्ट्री नहीं थी, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट और इस तरह की। लेकिन स्टिल हाइपरप्लेजिया इंपॉर्टेंट है, हाँ although जी, जो पेशेंट के अलार्मिंग लिए ये फीचर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं था है। कि मुझे अब पेन है और उसके हिसाब से उसकी ब्लीडिंग सेटल हो गई है, एमेनोरिया हो गया है मुझे, मतलब शी वाज कंसीडरिंग हरसेल्फ एज ए मेनोपॉजल, कि वो तो उम्र में अब बंद ही हो जाने थे ना, तो वो तो बंद हो गए हैं। अगर ये पेशेंट को है मुझे सिर्फ पेन मैनेज करो, लेकिन क्या आप सिर्फ पेन मैनेज करेंगे इस नहीं नहीं, फिर तो हाइपरप्लेजिया? देखिए हाइपरप्लेजिया को भी मैनेज क्या कर। काउंसलिंग करेंगे, क्या काउंसलिंग करेंगे? मैं कह रही हूँ, मैं मरीज हूँ, बाहर में जाइए हाइपरप्लेजिया, मेरा तो दर्द ठीक करो भाई, ये आप क्या बातें कर रहे हो? नो टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइपरप्लेजिया।
uh, 50-year-old and hyperplasia. हाइपरप्लेजिया जो है ना प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, जैसे आप जी कहते हैं जी ना सेम। प्री हाँ, तो सेम नहीं, कहते हैं प्री काउंसलिंग में मैलिग्नेंट तो मैं कंडीशन उसको है। यही बताऊंगी कि आपको इतनी देर ब्लीड करने के बावजूद भी इस टाइम पे इस तरह से हाइपरप्लेजिया आपका आना ठीक नहीं है। तो पेन के अलावा हमें इसको भी देखना है, क्योंकि ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो है आप कोई जड़ों वाली रसोली हो सकती है। हमने उसको जड़ों वाली उसके रसोली कहाँ लिए से आ गई हाइपरप्लेजिया में? हाइपरप्लेजिया में मतलब 20 इयर्स के अंदर तो 5% चांस होता है ना। नहीं, जड़ों वाली रसोली हम ना कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसके ठीक लिए है, कुछ जड़ों वाली और रसोली। बेहतर टर्म यूज करें। आजकल तो वैसे कैंसर भी सबको पता होता है। देखो, आपने पूछना है कि दवाइयाँ खा सकती हो और खाने के बाद 6 महीने बाद आके दोबारा बायोप्सी करा सकती हो। अगर नहीं कर सकती ना, तो ये तुम्हारी फॉलोअप कर। बच्चेदानी निकाल के भेजूंगी, चाहे तुम्हारा मेनोपॉज हो रहा है। ठीक है, किसी सूरत नहीं तो बजाने देना मैंने। ठीक है, ठीक हो गया जी। फॉलोअप की हाइपरप्लेजिया काउंसलिंग हाँ, अगर कोई पेशेंट चाहिए। देखो हाइपरप्लेजिया के में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, अगर मरीज फॉलोअप पे नहीं आता ना, उसकी हिस्टेक्टमी करें। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप कहें आपने 6 महीने बाद आना है और 6 महीने तक मुस्तकिल या तो गोलियां खानी है, या ये 8,000 या 10,000 की आपने छल्ला रखवाना है। ठीक है, और अगर आप ये छल्ला नहीं रखवाती या मुस्तकिल गोलियां नहीं खाती, या 6 महीने बाद आप नहीं आ सकती, या उसका रिकॉर्ड ही पिछला उसको साबित कर रहा है ये भगोड़ी है, तो आपने इसकी हिस्टेक्टमी करके भेजनी है। ठीक है, हिस्टेक्टमी, चाहे डायबिटीज है चाहे हाइपरटेंसिव है इवन, फिर ठीक है। कोमॉर्बिडिटी ना देखेंगे, बिकॉज इट इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। 60 साल की उम्र में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ आ जानी है। ठीक और है। 5% रिस्क जो है ना, एक अच्छा रिस्क है, कम रिस्क नहीं है। मतलब हर 100 में से 5 लोगों को कैंसर हो रहा है इसके साथ। ये एक फ्रीक्वेंट रिस्क है, ये कोई रेयर या लेस फ्रीक्वेंट रिस्क नहीं है। ठीक है। मतलब एक खानदान में 100 लोग है ना, तो हर एक खानदान के 5 लोगों को कैंसर हो जाएगा, तो उस खानदान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो वैसे अगर पेशेंट आपको लगता है अच्छी है, कंप्लाइंट है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट हाइपरप्लेजिया की मायरीना है, या वो कहे कि मेरी उम्र कम है, मेरे बच्चे चाहिए, तो इसकी ट्रीटमेंट मायरीना है फर्स्ट लाइन। फिर उसके बाद जो है हाँ, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, इसकी वो तो भी हमें उस हिस्ट्री पेशेंट बता रही है ना कि ये कंप्लाइंट नहीं है। जो उसने 3 इयर्स उसने उसको लिफ्ट ही नहीं करवाई अपने मेनोरेजिया को। लेकिन अनीमिया के साथ काउंटर चेक करो ना, अनीमिया के क्या स्टेटस है? अनीमिया की हिस्ट्री ली थी आपने? एनीमिया में 9H, जी जी, एनीमिया की मैंने हिस्ट्री ली थी। उसमें कुछ सिग्निफिकेंट, जैसे वो कहती थी मैं काम शाम कर, मतलब अभी भी करती हूँ, तो वो जो है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो कहती थी मुझे वैसे ही उम्र के लिहाज से अब दर्दें शर्दें हो ही जाती हैं, जिस समय थकावट भी हो जाती है, और मतलब वेरी नॉन स्पेसिफिक हिस्ट्री देती है इस तरह से। पैल्पिटेशन की तो नहीं दी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की नहीं दी, लेकिन जनरलाइज बॉडी वीकनेस और इजी फिटिगेबिलिटी की हिस्ट्री थी उसकी। और इनटेक उसका गुड नहीं था, इतना अच्छा नहीं था वो ठीक है, न्यूट्रिशनल भी। जो ठीक है, इसका एटीट्यूड समझ आ गया है ना। फिर आप इसकी आप इस बेस पे हिस्टेक्टमी करेंगी। चलो, अब अपने केस पे आ जाओ। अब ये पेशेंट है 50-year-old, previous 1 cesarean section, HB9, 3 years से chronic pelvic pain and heavy bleeding, 3 months से amenorrhea, एग्जामिनेशन पे सॉफ्ट टेंडर 12 वीक साइज, और स्कैन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मतलब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन में कोई प्रॉब्लम? मतलब कुछ नहीं ना, सिर्फ उन्होंने एक पेज पे, जैसे एक सिंपल पेज होता है ना, ओके, प्लेन पेज पे हाथ से लिखा हुआ था 9 इंटू इतने सेंटीमीटर यूट्रस साइज, कंक्लूजन ऊपर लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था अच्छा, एंडोमेट्रियल हाइपर। अंडरप्ले, अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि मैडम समटाइम ना, हाइपोप्लेजिया समटाइम ऑन स्कैन कैसे, थिकनेस आप मुझे दे दें, तो उन्होंने कहा बस आपके पास यही है। कोई बात नहीं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी में इंप्रेशन लिख देते हैं कि ये हाइपरप्लेजिया लाइकली है ना, सजेस्टिव आप, तो बाकी आप देख लें। तो ऐसे स्कैन पे जब तो आपका उन्होंने खुद ही लिख प्रोविजनल, के मुझे दी थी। सुनो मदिया, जब आपका प्रोविजनल एडिनोमायोसिस है, तो ऐसे स्कैन पे आपने एक काउंटर क्वेश्चन करना है एग्जामिनर से। ठीक है। वो क्या है?
काउंटर क्वेश्चन तो यही होगा कि मुझे मायोमीटर लिकोडेक्स्टर दें, उसका जो एंडोमीटल मायोमीटल जंक्शन है उसका वो बताएं, उधर डिफ्यूजमेंट या कोई मायोमीट्रियम के अंदर किया था वो ये क्वेश्चन सिस्टिक। किया था, ये क्वेश्चन किया नहीं था। नहीं किया। क्या खाना नहीं खाया था, नाश्ता नहीं किया था, नींद नहीं पूरी थी? इतने अच्छे कैंडिडेट लग रहे हो मुझे। नहीं, ये नहीं किए थे। ये यार ये पता था कि ये करने चाहिए, लेकिन मैं देखो ना, आपका पहला डायग्नोसिस एडिनोमायोसिस है, आप उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। आप कहोगे मैडम मुझे नहीं लगता ये जो है क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, और हर दूसरी रिपोर्ट में नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस लिखा हुआ आता है। ये तो कहा था कि एंडोमेट्राइटिस नहीं लग रहा मुझे। नहीं, वैसे मैं बताती हूँ, आप तो इतनी रिपोर्ट नहीं देखते ना, हम ओपीडी में देख रहे होते हैं। हर पेशेंट की बायोप्सी पे क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक एंडोमेट्राइटिस, चाहे प्रीमेनोपॉजल है चाहे पोस्टमेनोपॉजल है, ठीक है। तो हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसको अपने क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है। अगर क्लिनिकली कोरिलेट होती है तो हम उसको टेक कर लेते हैं, वरना हम उसको डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप कह देते हैं कि मेरी पेशेंट में कोई फीवर नहीं है, डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है, और पीआईडी के में कोई फीचर और भी नहीं है कि मेरी पेशेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हो या सेकंड मैरिज हो, ठीक है, ये मैरिज मेथड यूज कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पीए पे कोई टेंडरनेस नहीं है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे कोई टेंडरनेस नहीं है, और ऑन एग्जामिनेशन माइल्ड टेंडरनेस है, जैसे कि आपने खुद बोला है, तो वो भी फेवर नहीं करती। और अगर पीआईडी होता है तो क्या यूट्रस मोबाइल होती है? जी मोबाइल थी। पीआईडी की तो यूट्रस मोबाइल नहीं होती, उसमें तो डीएनएस होते हैं, नहीं होती, वो तो फिक्स होती है यार रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है। तो आपने तो उसको घास ही नहीं डालनी थी। हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करो और अपने प्रोविजनल डायग्नोसिस को ट्रीट करो। एडिनोमाइसिस के बैकग्राउंड में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी सेम है। तो अब आप तो आराम से हिस्टेक्टमी का साबित कर सकते हो इस पेशेंट के, ऑल्दो इट्स सिर्फ एडिनोमाइसिस में ना करते, बट बैकग्राउंड ऑफ हाइपरप्लेजिया तो आराम से कर देते। जी केस सॉल्व हो गया या हो गया। मुझे हमें एक्चुअली हमें इतना शायद फोबिया होता है कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, कि जो रिपोर्ट उन्होंने दे दी बस उस पर इत्तेफाक कर लिया, ये नहीं सोचा कि मैंने मतलब इसके ऊपर भी काउंटर क्वेश्चनिंग करनी है। मैं हमेशा, आप मेरे स्टूडेंट हो, कभी हमारे साथ रहे हो किसी सेशन में? जी शुरू से आपके साथ हूँ। तो मैं तो हमेशा समझाती हूँ कि यार जब लग रहा हो ना कि आईएमएम से लेके अब तक आपके साथ है। तो मदिया जब लग रहा हो ना कि हार रहे हो, फेल तो हो ही रहे हो ना, तो फिर अपने फिर आप कहते ना वो लड़ो अपने हक के लिए ना, बहादुरों की तरह हारो। सही। एक तो होता है ना बंदा हार जाए 10 नंबर लेके, या देखो ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब हारती है क्लोज टू टारगेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अभी कहते चलो खेल, स्पोर्ट्समैनशिप तो है ना, लड़े आखिर तक, लेकिन वो खेलना ही ना तो क्या बुरा, फिर तो बुरा। हाँ ये that was a fault। खेल के आया करो प्रॉपर, ठीक है ठीक है। चलो अब कोई और किसी ने कोई इंटरेस्टिंग केस? मुझे ये बताएं कि इसका मेनोरिया क्यों हुआ? क्यों पेशेंट क्या वो 50-50 है, प्रीमेच्योर 50 ओवेरियन फेलियर में जा रही थी? 50 साल की है ना, इसको मीनोपॉज प्रीमेच्योर होने वाला है। अच्छा मीनोपॉज के नियर थी। हाँ ये है। अच्छा ये बताओ, ये पेरीमेनोपॉजल ड्यूरेशन है या प्री मेनोपॉजल ड्यूरेशन है? पेरीमेनोपॉजल। हाँ पेरीमेनोपॉजल है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। जो पेरीमेनोपॉजल होते हैं वो 50 ईयर के ना इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और जो प्री मेनोपॉजल होते हैं वो हम सारे ही हैं 30s वाले। मैम इसको मेट्रो जो बुक में लिखा होता है कि मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका, ये वो चीज है कि पेरिमेनोपॉजली जो है 3 मंथ्स के मेनोरिया आने लग जाता है। हाँ इरेगुलर वैजाइनल ब्लीडिंग को कहते हैं मेट्रोपैथिका हेमोरेजिका इन द पेरिमेनोपॉज ना, कि मतलब 3 मंथ्स बाद आपके पीरियड आए, इसको ये कहते हैं? नहीं, इस पेशेंट में इसको नहीं कहेंगे। इसका पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग तो खैर ये
जो भी है हेमरेजिक का ही है व्हाटएवर, लेकिन इसका डायग्नोसिस जो है स्किपिंग ऑफ साइकिल का वो है पेरीमेनोपॉजल एज, बिकॉज आपने एक्सक्लूड कर दिया ना बाकी सारी काजेस। एमेनोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट काज प्रेगनेंसी है और दूसरी इंपॉर्टेंट काज है मेनोपॉज, वो आपने एक्सक्लूड कर दी। यस मैम। मैम मुझे एक और क्वेश्चन भी पूछना है। मैम एक पेशेंट मैंने देखी थी, शी वाज वेरी ओबीज, जो कि उसको तकरीबन 42 BMI था ना। ठीक है मैम वो पेशेंट PCOS की भी थी, शी वाज आल्सो डायबिटिक और शी वाज आल्सो हाइपरटेंसिव फॉर द पास्ट 6 years, लेकिन एज उसकी सिर्फ 38 years थी एंड शी हैड प्राइमरी इनफर्टिलिटी सिंस द 20 years ऑफ मैरिज। अभी उसका फर्टिलिटी का इशू नहीं था क्योंकि उसने कहा कि अब मुझे फर्दर नहीं कंसेप्शन चाहिए, मैंने हस्बैंड की शादी कर दी, लेकिन शी वाज 38, BMI उसका 42 था, शी वाज हैविंग, उसने कहा कि मुझे हमेशा विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, मैं 6 महीने के बाद अपने लिए एक दफा पीरियड ले आती हूँ, हमेशा मैंने इस तरह किया। तो उस पेशेंट का जो है अभी कंटिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग थी 2 months से, और उसने कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट मतलब इरेगुलर सी कुछ खाई थी, लेकिन उसका 6 mm के 7 mm एंडोमेट्रियल थिकनेस आई थी उस ब्लीडिंग के बावजूद। तो इस पेशेंट का हम TH कर दें मैम? बड़ा खौफनाक सिनेरियो है 42 BMI, इस पे तो हार्मोन भी नहीं दे सकते इस BMI पे ना, OCPs या कोई भी हार्मोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, और थिकनेस 6 mm तो इतनी ज्यादा नहीं है, 6 mm तो क्योंकि इतनी वो ज्यादा ब्लीड नहीं कर है। रही थी कंटिन्यूअसली 6 ठीक है, 7-8 weeks। ड्यूरिंग ब्लीडिंग ये मसला हुआ है, मतलब ड्यूरिंग ब्लीडिंग ये थिकनेस है तो फिर सही है। हाँ। तो अब कैसे ब्लीडिंग स्टॉप करनी है? पहले तो उसकी ऑब्वियसली मैम प्रेगनेंसी थोड़ा रूल आउट सा करें। सिनेरियो रिपीट करेंगे, सॉरी थोड़ा सा सिनेरियो रिपीट करेंगे, ये जो अब पेशेंट डिस्कस हो रहा है। 42 BMI, 38 age, infertility, secondary amenorrhea, always bleed after with मतलब always bleed after taking medicine, मतलब withdrawal bleeding होती है। PCOS था ना इसको? PCOS था। अब जो है ये आई है continuous bleeding from 2 months। इसकी आने की वजह सिर्फ ब्लीडिंग है या कुछ और भी है? नहीं, ब्लीडिंग सिर्फ, और क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है 6 years से। अच्छा, हाइपरटेंशन भी है। अच्छा ठीक है, तो इस पेशेंट की जो मैनेजमेंट है ना, इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है जी। हम कहते हैं ना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को मैनेज करो, लेकिन इस पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है। इसको तो आपने बहुत ज्यादा मैनेज करना है। ठीक है, ब्लीडिंग के लिए तो हम दे देंगे नॉन हार्मोनल, ये नहीं आ रहा था। ट्रांसामिन के ड्रिप चला दो, 4 ग्राम डालो 1 लीटर में, ठीक है, और साथ इसको पॉन्स्टान फोर्ट दे दो, ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मसला इसका PCOS है और मसला इसका 42 BMI है और मसला इसका क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। और जो PCOS है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसमें कितने होते हैं? 1/3 होते हैं। तो हमने इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की लाइन पे ट्रीट करना है, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती, इसमें आपने फिजिशियन को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, वो डायबिटीज, वो हाइपरटेंशन देखेगा और इसको जो है कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट करेगा, लिपिड प्रोफाइल होगी इसकी जो है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाएगी। वो कौन करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरीज? 42 पे तो मैम सर्जन से करते हैं गेस्ट। हाँ, वो जो जनरल सर्जन्स में भी एक स्पेशलिटी होती है ना जो ये बैरिएट्रिक सर्जरीज करते हैं। एंडोस्कोपिक, ये वैसे तो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। नहीं प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं या आजकल सर्जन्स करते हैं हमारे हाँ जी। ठीक है, तो आप इसका प्लान लिखो इस पेशेंट का प्लान बनाओ। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, इसकी संभालो, इसको लिखो इसका प्लान। इसमें ना प्रिवेंशन करनी है हमने, ताकि इसको बाद में डायबिटीज ना हो, या हो तो अर्ली पिक हो जाए। इसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ना हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पिक हो जाए, स्लीप डिस्निया पिक हो जाए। इसको तो वहां लेके जाना है।
पीसीओएस में जब इसको बच्चा चाहिए ही नहीं तो हमारा तो काम खत्म हो गया। अब तो हमने सिर्फ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की प्रोटेक्शन देनी है। इसका हम स्लीप एपनिया कैसे वो करेंगे? हमारा काम नहीं है ना, मैम इसको MDD है। बच्चा क्यों नहीं चाहिए, मतलब वो आपने कहा इंटरेस्टेड ना नहीं है। अच्छा वो कह रहे हैं मुझे इंटरेस्टेड नहीं नहीं है, चाहिए। कहाँ है ये? अच्छा अच्छा मैंने ठीक है, मैंने सुना शादी नहीं कर था, ली है ठीक मैंने। है। इनमें तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते हैं ना, मोटे बंदों को तो बहुत होते होंगे। चलो अच्छा हमें वहां पे एग्जाम में इसको प्रोवोक करना चाहिए कि आपको क्यों नहीं चाहिए बच्चा, मतलब बिल्कुल देखो पीसीओ है ना, हमें पता है इनफर्टिलिटी का मसला है, इसका वेट सही कराओ नहीं पहले। उसे कहें कि फिर अगर आपका ये हम डॉक्टर सब मसले क्योंकि कर देते हैं हाँ तो फिर वांट किड्स उसका और नॉट। वेट इतना है तो उसने वैसे ही नहीं कंसीव करना। सबसे पहले तो हमने वेट रिडक्शन कराना है, क्योंकि ये तकरीबन जो है अगर 5 to 10% वेट रिडक्शन हो जाता है तो पेशेंट ऑटोमेटिकली 50 to 60% कंसीव कर लेती है। इसका वेट 42 है, इस पे वेट रिडक्शन कैसे करें मुझे यही जानना है। 42 BMI 40 के बाद तो हम वही उसको बेरिटिक सर्जरी ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर लेकिन हम इसका प्लान हाँ बनाते हैं MDD इसमें वही सर्जन आ गए, ठीक है, इसमें डाइटिशियन आ गया, ओके, इसमें आप आ गए, आप गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पे आओगे, ऑब्जर्वेशन के तौर पे नहीं आओगे, ठीक है, इसमें फिजिशियन हो गया। अच्छा फिजिशियन संभालेगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ना, इसको होना ही होना मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अभी नहीं तो बाद में सही। अब हम प्रिवेंशन तो कर सकते हैं ना एक्चुअली, वो Yes, ये ma'am. संभालेगा। आपने संभालना है इनफर्टिलिटी, और जो इसको एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग है, और पॉसिबल एंडोमेट्रियल सी, ये भी तो होगा ना इसको। ये आपकी डोमेन Yes, है। ma'am. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब मैं कह रही हूँ ना, इसमें वो आ जाएगा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है, CVS कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम या डिसीज कह लें, ठीक है। और डाइटिशियन संभालेगा इसको, डाइट चार्ट बनाएगा पीसीओ डाइट का ना, डाइट मॉडिफिकेशन, और सर्जन बायोटिक सर्जरी। और सर्जन करेगा इसकी अब बैरिएट्रिक सर्जरी तो वाजिब है ना। देखो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हम कहते हैं 35 पे हम बैरिएट्रिक करेंगे, और 40 पे तो कोमॉर्ब्स हैं भी नहीं तब कर देंगे। इसका तो 42 है विद कोमॉर्ब्स, मतलब क्रॉनिक हाइपरटेंशन, तो इसकी जो बैरिएट्रिक सर्जरी है हम इसे कहेंगे। अगर ज्यादा देर जिंदा रहना है ना तो ये आपको करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अच्छा अब बाद की बात है, बैरिएट्रिक सर्जरी हो गई तो साल तक तो वैसे ही कंसीव नहीं करना, तब तो ये 40 ईयर की हो जाएगी। फिर AMH करवाओ और फिर रीअसेस करो फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, आपने एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग और एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए क्या करना है, ये आपकी डोमेन है, आपने ये मैनेज करना है। उसकी सही जगहों पे रेफर कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने अपना काम करना है। OCPs नहीं देने 42 पे, बट प्रोजेस्टेरॉन तो दिए जा सकते हैं, मारीना भी रखी जा सकती है, ठीक है। और Yes, ma'am. हाँ POPs भूल जाएगी, खाए पिएगी नहीं, तो मेरे ख्याल से मारीना ऑफर कर दें ताकि इसको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिले एंडोमेट्रियल कैंसर के अगेंस्ट, क्योंकि 40 नियर अबाउट 40 है ना, 40 से पहले हर 1000 में से Yes, एक को ma'am. एंडोमेट्रियल सी होता है, 40 के बाद हर 1000 में 10 को होता है, और जो इतनी मोटी है उसको आप 10 टाइम ज्यादा कर लें, हर 1000 में 100 को, तो उसमें मेरा ख्याल है। और इसकी डोज भी मुश्किल हो जाएगा कितनी खाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर BMI देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक मारीना बेहतर होगी इसमें, और फिर इसको एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, और वो लाइफ लॉन्ग एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपने रेफर कर दिया, इसको और क्या कर सकते हैं, गोद में तो नहीं पालना लेके। चलो और कोई केस बताओ। मैम इसका TH नहीं होना चाहिए ना? TH करोगे ना, ये खुदकुशी है इतनी मोटी पेशेंट का, इसको एनेस्थीसिया कौन देगा, और GA से कौन वापस लाएगा, और इसका वुंड कौन ठीक करेगा, और रिट्रैक्टर कौन पकड़ेगा और फिर DVT कौन संभालेगा। तुम लोगों ने Yes, ma'am. जो हाँ जो 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 दुश्मन बेचारा धमकाने से मर जाए, तुमने उसको तोप से मारना बल्कि F-16 से मारना।
ना करो ऐसे, जिसकी जितनी औकात है उतना ही बड़ा वेपन यूज करो। हर चीज में ना जो लॉन्ग केसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आउटवे करना। कोई भी चीज 100% सेफ नहीं है, आपने ये देखना है कि नुकसान कितना बड़ा है, ठीक है, और फायदा कितना बड़ा है। और जैसे हम कहते हैं ना आउटवे करना, मतलब एक तराजू को समझो कि आपने बैलेंस करना है कि ज्यादा नुकसान भी ना हो, ठीक है, और उसके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ठीक हो जाए, मसला भी हल हो जाए। क्योंकि 100% तो कोई भी खुश नहीं होगा, कोई भी मेडिसिन 100% सेफ नहीं है, या कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन 100% सेफ नहीं है। तो बस मैम आपने अगर एक आउटवे माइंड करना ना है। करें तो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लूं। नहीं आप पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे मैम हम पेशेंट सब। थी मैम वो 43 इयर्स थी और वो कार्डियक पेशेंट थी ना, उसको ठीक है। 25 इयर्स पहले उसे माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ था ना, 25 इयर्स पहले उसे माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ था, और अभी रिसेंटली मतलब उसने वो हर 10 साल बाद उसकी वारफरीन की डोज मतलब क्योंकि वो अफगानिस्तान से आती थी सिर्फ इसकी वजह से कार्डियोलॉजिस्ट के पास आती। वारफरीन की डोज क्या ज्यादा करनी थी? तो मैम ये पेशेंट है, अब मेरा 6+2 थी, 43 इयर्स ओल्ड थी, और लास्ट बेबी बॉर्न 12 इयर्स था, और मैरिड फॉर अबाउट समथिंग 26 इयर्स थी ना। तो शी वाज पेरिमेनोपॉजल तकरीबन की तरह की उसकी ब्लीडिंग थी कि मैं 2 पीरियड्स और 3 मंथ्स और 2 मंथ्स के इमेनोरिया के बाद मैं ब्लीड करती हूँ ना, और जब मैं ब्लीड करती हूँ तो 15 डेज के लिए ब्लीड करती हूँ, और इस तरह फर्स्ट 5-6 डेज मुझे 7 पैड्स लगाने पड़ते हैं, और इस वजह से वो बहुत अनीमिक भी हो गई थी और कार्डियक पेशेंट भी थी। तो वो उस पेशेंट को मैम आप किस तरह मैनेज करें? तो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। कार्डियक पेशेंट है और 42 और लास्ट बर्न 12 और माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट है 25 ईयर बैक, 25 ईयर, यस मैम, और अब वारफरीन पे है, और वारफरीन की डोज हर वारफरीन 10 और साल बाद। डिडॉक्सिन दोनों पे है। अच्छा, डाइडोक्सिन, ओके, डाइडोक्सिन पे। तो अब इसको क्या है, हैवी ब्लीडिंग है। कंटिन्यूअस पीवी ब्लीडिंग फॉर द पास्ट 1 मंथ, चलो ये तो बड़ा मजे का और केस है, सिंपल एब्डोमिनल सा। यूट्राइन ब्लीडिंग फॉर द पास्ट 2 इयर्स है। मायराना वो एक दफा रखा के एक्सपेल कर चुकी है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसको एक मिनट, एब्डोमिनल इसको यूट्राइन का एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग थी इसको 2 ईयर से, और 2 अब है इसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग 2 मंथ से। 2 मंथ से, और ये पहले जो तो है मुझे इसका बताओ इसके, पहले तो मुझे बताओ ब्लीडिंग इस कि तरह होते होती है कि 2-3 मंथ्स के बाद ये हैवीली ब्लीड करती है फॉर अबाउट 20 डेज, 2 साल से ऐसा चल रहा है। और इसने एक दफा मायराना भी रखी है ओ क्यों निकलवाई? जो उसने एक्सपेल कर दी। ओके, मैं पेशेंट हूँ, मैं मरीज हूँ, ठीक है, ये मुझसे डिस्कस करो ये पेशेंट। इसकी मैनेजमेंट करनी है ना आपने, तो आपने हिस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पूछनी है कि मैनेजमेंट हो जाए? कि इसकी जो वो लास्ट फिजिशियन विजिट कब कब थे, इसने इको वगैरह कब करवाया, और इसने नो, अपनी डोज रिव्यू कब सरकेश, की अपनी। यस मैम, एडवांस सेशन से हो ना हमारे, स्टेप 1 से पूछो क्या पूछोगी। स्टेप 1 पे आपने स्टेप्स में जो मैंने हिस्ट्री समझाई है वो आपने तैयार किया ना, वैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यस मैम। अच्छा, स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है कि मरीज को जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको हमने एड्रेस करना है। तो ये इसकी कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग जो हुई है, सबसे पहले तो इसको डिस्क्राइब करो। कंटिन्यूस ब्लीडिंग डिस्क्राइब करूं मैं? ठीक है हाँ, क्या क्या मैम, कुछ? हाँ, इस तरह है कि she soaks 5 to 6 pads per day in the first 6 to 7 days of the period, and but that is not associated with dysmenorrhea or the dysmenorrhea, and she keeps she one pad or for the next 15 or for the next 10 days, और फिर उसके बाद जो है she stays bleed free for another 1.5 to 2 months, sometimes 3 months, and then she starts having a heavy bleed. ठीक है, मतलब यह 2 साल से 2 महीने के लिए ब्लीड करती है,
हर 2-3 महीने बाद, यही चल रहा है ना? जी, ठीक 1 है, तो मंथ स्टेप 1 नहीं 20 डेज के लिए ब्लीड करती है, तकरीबन 15 to 20 डेज के लिए, आफ्टर 2 months। मतलब इसका पैटर्न ये है कि 60/20, यही है ना? यस मैम। मतलब हर 60 डेज के बाद 20 डेज ब्लीड कर रही है, और ये इसका रेगुलर पैटर्न है। 20/60 मैम। हाँ, सॉरी। हाँ। ठीक है, ये इसका रेगुलर पैटर्न है ना? ये लास्ट 2.5 2 to 3 years से इस तरह है। ठीक है, तो अब इसके डीडीज स्टेप 1 में निकालो, कौन कौन सी लोगी? वही वाली है ना, ABCDEFGHI। ठीक है, Yes, जो ma'am. जिसको अभी वाली जो ब्लीडिंग हुई है वो किसी एमेनोरिक स्पेल के बाद हुई है, हाँ, क्योंकि 2 महीने बाद हुई है ना, 60 डेज के बाद। Ma'am. ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? बिल्कुल है, वारफरीन यूज कर रही है। बिल्कुल है। देखिए, ब्लीडिंग डिसऑर्डर 2 होते हैं, एक होता है कंजेनिटल या हेरिडिटरी, दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड तो है, वारफरीन ले रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव। कॉन्ट्रासेप्शन सी से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर रही। को ड्रग्स में फिर अगेन वारफरीन आ गया, हार्मोन्स ले रही है? इसने मैरिना ट्राई किया था 1 year 2 years वो पहले। एक्सपेल हो गया, बट जब मारी ने वो- ट्राई किया था तो उस वक्त सेटिस्फाई थी, मसला ठीक हो नहीं, गया था। उससे नहीं सेटिस्फाई हुई। क्यों सेटिस्फाई नहीं हुई? मायरीना तो हम कहते हैं फर्स्ट तो लाइन है, वो कह रही थी 90% कि मुझे ठीक है। ब्लीडिंग इतनी सिवियर होती थी कि मैं बस ब्लीडिंग के साथ चला गया मुझसे। अच्छा, ठीक है, तो ये इससे क्या साबित होता है? कि अभी जो है दोबारा इट विल नॉट वर्क। नो, इससे ये साबित होता है कि आपका डायग्नोसिस ही गलत है जिसके लिए आपने मायरीना रखी, क्योंकि इसको एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम होता तो मायरीना इसको एड्रेस कर लेती। इसको तो प्रॉब्लम ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। आईएनआर देखें इसका। INR इसका अभी 1.5 था। ठीक है, मतलब बुरा तो नहीं है, बल्कि कम है। कार्डियक पेशेंट में तो 3 तक ले जाते हैं। लेकिन आईएनआर अभी 1.5 हुआ है, या कोई डोज कम की है तब 1.5 हुआ है? ये उसने कल किया, फिर 1 दिन पहले किया था। अब इससे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहिए लॉजिकली कि कोई दवाई कम की है आपकी? यस मैम। दवाई जो वारफरीन आप खा रही हैं, आपने उसकी गोली मैम इस आपके पेशेंट का HB भी एचबी तो अभी छोड़ दो ना, अभी तो निकालो हाँ, बाजार के। ये वारफरीन जो है कहती है कि मैं हाफ टैबलेट वारफरीन। हाफ टैबलेट कब से ले रही है? हाफ टैबलेट वारफरीन कब से ले रही है हाफ टैबलेट? ये तो नहीं है कि पहले एक खा रही थी, अब इसको जो ब्लीडिंग ज्यादा हुई है? नहीं, ये लास्ट 10 हाफ ईयर से ही आधी खा रही है। लास्ट 10 ईयर से हाफ टैबलेट खा रही है। ओके, देखो, अगर लास्ट 10 ईयर से हाफ टैबलेट खा रही है और आईएनआर 1.5 है, तब इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है? यस मैम। फिर तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक्सक्लूड हो गया ना? यस मैम। ठीक है, तो अब हम ई पे आ जाएं। ई में एंडोक्राइन थे, तो पीसीओ, प्रोलैक्टिन, थायराइड, कोई पॉजिटिव था इन तीनों में से? मैम मुझे आवाज नहीं आई। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप एक्सक्लूड कर रहे हैं ना कि इसको ब्लीडिंग क्यों ज्यादा है एक कार्डियक पेशेंट को। तो हम अब ई पे पहुंचे हैं कि एंडोक्राइन चेक करना है हमने। तो एंडोक्राइन में पीसीओ है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, तो इसमें कोई पॉजिटिव आया? मतलब वो कुछ सिम्टम या साइन? था, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो फाइब्राइड या मैस एब्डोमेन, ये कुछ आया? बाय मैनुअल पे कोई यूट्रस ज्यादा लगी हो, भी नहीं है, लगी हो? यूट्रस भी नॉर्मल था। अच्छा, जी नॉर्मल से साइज मुराद है यूट्रस था, नेक्स्ट क्लियर थी। अच्छा, जी पे आ जाओ। ग्रोथ, मैलिग्नेंसी, कुछ वेट लॉस, फैमिली हिस्ट्री, पीसीओ, कोई बीएमआई ज्यादा? नहीं, अच्छा, इसका BMI 20 भी है।
जॉन्डिस पे आ जाओ ना, जॉन्डिस ड्यू टू किसी और रीजन से हुआ, क्योंकि एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म इधर ही होती है, तो मे बी हाइपरप्लेजिया इसी वजह से हो रहा हो, ब्लीडिंग इस वजह से हो रही हो, या मेट्स आ गए हो इधर, तो जॉन्डिस भी नहीं होगा, है ना। फिर एंडोमेट्राइटिस आई से इन्फेक्शन या एंडोमेट्राइटिस पे आ जाओ, उसमें फीवर डिस्चार्ज कोई और पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं है, तो मतलब अब आपने सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। अब देखो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं ना, तो अकलौता एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती, पेटिकियाई भी होते, ठीक है, पेटिकियाई होते, ब्रूज होते। अगर वार्फरिन भी ओवरडोज में जाए तो सिर्फ एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट में और प्रॉब्लम्स भी आते, वो नहीं आए, ठीक है। नहीं थे तो फिर किसी बॉडी ऑरिफिस से ब्लीडिंग नहीं थी, उसको एपिस्टेक्सिस, ब्रूजिंग कुछ भी नहीं था, तो फिर इसे और प्रेगनेंसी भी एक्सक्लूड हो गई, ठीक है, यूपीटी करवा लिया आपने, नेगेटिव आ गया, तो फिर ये क्या है, फिर ये है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन। पाम कॉइन के मुताबिक आप देखो ना, पाम कॉइन में जो पाम है उसमें सारे ऑर्गेनिक पैथोलॉजीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिक। और जो क्वाइन है इससे मुराद है वो चीजें जो कि सॉलिड पैथोलॉजी नहीं है, जैसे सी से क्या मुराद है, कोएगुलेटरी प्रॉब्लम्स, ओ से ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, आई से हाइड्रोजेनिक प्रॉब्लम्स, हाँ ठीक है, एन से नॉन स्पेसिफिक जिसमें एवी मालफॉर्मेशन, तो सारा क्वाइन है ना, क्वाइन ही है ना इसमें, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक तो सारे एक्सक्लूड कर ली, ठीक है। तो इसमें जो है ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन ई वाला हमें लग रहा है, इसको पुराने जमाने में हम कहते थे डीयूबी, है ना, पुराने जमाने में इसको डीयूबी बोलते थे, अब इसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमने साबित किया है कि लाइकली इसको ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है, और जब हम अपना प्रोविजनल बनाएंगे तो हम यही कहेंगे कि मेरा फर्स्ट प्रोविजनल है एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, ठीक है। इट कैन बी लाइक एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी में क्या कुछ चीजें आती हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, ये हमें बहुत सारी चीजों से सेव कर लेती है, हम पिन पॉइंट कभी भी ना कहा करें कि पोलिप है, हाइपरप्लेजिया है, फाइब्राइड है, ठीक है। तो बस आप कहें कि मेरा फर्स्ट प्रोविजनल जो है वो एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है, क्योंकि यूट्रस ठीक है, बिल्कुल कोई टेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, और पेशेंट में भी कोई साइन सिम्टम नहीं है, तो लाइकली ये एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है, और उसमें भी ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है, ठीक है। डीयूबी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डीयूबी एक्चुअली डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, और आपने एक्सक्लूड तो कर लिया, सब कुछ कर लिया है ना, पाम बी क्वाइन, या उल्टे लफ्जों में बोलो ए से लेके जे आई तक। तो फिर अब इसको कैसे मैनेज करें, ये कह रही है मारीना तो मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है, कार्डियक पेशेंट, इसकी फ्रेश इको क्या है मैम? इसकी फ्रेश इको नहीं हुई थी। अच्छा, फ्रेश इको करवाएं, अगर ठीक है सर्जरी के लिए तो स्टेप वाइज देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट तो फेल हो गई ना, यस मैम, इंक्लूडिंग मायरीना, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट है, और सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है, इस पेशेंट के लिए बायोप्सी भी हो गई होगी ना, वो भी नॉर्मली होगी, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो बायोप्सी इंडिकेटेड होती है ना, अदरवाइज 45 के बाद हम कहते हैं हमने हर एक की करानी है, फिर 45 से पहले तो हर एक की नहीं कराते, उसमें हम करवाते हैं कोई रिस्क फैक्टर हो, और इसमें रिस्क फैक्टर यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर, अलोन इंडिकेशन के बायोप्सी कर ले, बायोप्सी करवा ली और बायोप्सी पे हाइपरप्लेजिया आ गया और मायरीना को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो हिस्टेक्टमी है ना। डॉक्टर्स को एब्लेशन का ऑफर दे सकता है? अब अभी नहीं अफशा, अब टू अर्ली, अभी तो हम बायोप्सी को देखते हैं, हमें पोलिप एक्सक्लूड करना है, हमें हाइपरप्लेजिया एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अगर पोलिप हाइपरप्लेजिया एक्सक्लूड हो गया है देन वी आर सेफ, तो ये वाकई ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन है, इसे मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई है फेल, और अब इसमें हमारे पास स्टेप वाइज अप्रोच में तो एब्लेशन आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में मे भी हम एब्लेशन ना करें, महंगी है, अवेलेबल नहीं है हर जगह, ठीक है।
फ्लूइड ओवरलोड भी कार्डियक पेशेंट में डॉक्टर ईरा नहीं कर सकते इस पेशेंट को, पल्मोनरी एडिमा जल्दी काज कर सकता है। तो आपका क्या हाल है? सर्जरी में पल्मोनरी एडिमा नहीं होता जो 2-2 लीटर रिंगर जारी होती है? नहीं उसमें तो ज्यादा ही यानी फ्लूइड ओवरलोड की ज्यादा वो है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हर स्टेरोस्कोपी में नहीं होता फ्लूइड ओवरलोड, उसकी कॉम्प्लिकेशन है। और कार्डियक पेशेंट में अगर एब्लेशन हो सकती है कहीं से तो वो बहुत बेहतरीन है। हम तो एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन बैकग्राउंड ऑफ कार्डियक पेशेंट बच जाएंगे, लेकिन ये अफगानिस्तान से भी आई है, अफगानिस्तान से आई क्योंकि है। डॉक्टर एब्लेशन जो है ना फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि हमें उसको एनेस्थीसिया, हम लोग सेकंड जनरेशन पे जा सकते हैं जो कि पेशेंट के लिए सेफ होता है। और दूसरा एक मिनट मतलब एक मिनट, अब अफशा ये पेशेंट अफगानिस्तान से आई है, ये बार बार आएगी? हाँ नहीं, ये एक इसका इशू है कि ये बार बार नहीं आ सकती, तो फिर तो हम तो लोग को क्या करें? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही जाना पड़ेगा हिस्टेक्टोमी के लिए। फ्रेश इको देखें, इफ इट इज ओके देन काउंसलर के आप हिस्टेक्टोमी करा लें, बच्चा मैम आपको वही होगा चाहिए। ना कि फर्स्ट वी विल मैनेज द कोमॉर्बिडिटीज एंड इफ देयर इज नो एनी कॉम्प्लिकेशन एंड her cardiac disease is stable, patient is stable, then we will go for the definitive treatment, that is a total abdomen hysterectomy. और क्योंकि इसकी 42 है तो फिर सल्फेक्टेक्टमी भी हम लोग साथ कर देंगे, क्योंकि ओवेरियन कार्सिनोमा का जो है तो फिर हिस्टेक्टमी प्लस द सल्फेक्टेक्टमी, और आई विल प्रिजर्व द ओवरीज। साल्पिंजेक्टमी ना कंट्रोवर्शियल है, तो इसको ना डालो दरमियान में। साल्पिंजेक्टमी करने से ओवेरियन कैंसर के रिस्क से बच जाएगी, लेकिन साल्पिंजेक्टमी वाले पेशेंट में ओवेरियन फेलियर ज्यादा होता है, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी की कोलेटरल जारी होती है ना इधर। अच्छा छोड़ो, ये बात की बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये पेशेंट अफगानिस्तान में भी ना होती ना तो हमारे यहाँ एब्लेशन नहीं होती। कभी की है किसी की? देखी है? कहाँ होती है? अब तुम फाइब्राइड के लिए एमआरआई फोकस्ड मायोलाइसिस ऑफर कर दो फिर तो। हम अभी स्टेप 1 पे हैं, ठीक है। स्टेप 2 के बाद, स्टेप 2 में सारे रिस्क फैक्टर देख लिए हमने, ठीक है। स्टेप 3 पे से पहले हमने एग्जामिनेशन कर लिया, हमें पता चल गया कि कुछ भी नहीं है। फिर हमने डिस्कस कर लिया ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन केस से प्रॉज एंड कॉन्स, कि भाई ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पेशेंट का प्लान विशेष कर लें। बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, अंडेदानी चाहिए नहीं चाहिए, किसी को अंडेदानी का कैंसर तो नहीं है, सारे मसले मसाइल अल्ट्रासाउंड पे देख लेंगे, अंडेदानी की स्टेटस क्या है ये भी देख लेंगे। कुछ ऑप्शंस ये भी रखेंगे, उसे बता दें कि अगर वो बच्चा दानी चाहती है, बच्चा नहीं चाहती, अगर वो बच्चेदानी चाहती है और बच्चा नहीं चाहती तो फिर एब्लेशन पे आ जाएं और फिर बाय एनी मीन इसको अरेंज करें। उसे बताएं कॉस्ट इफेक्टिव है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, आपको रेफर करना पड़ेगा, ये इसका खर्चा है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो चाहती है मुझे ना बच्चा चाहिए ना यूट्रस चाहिए, तो फिर तो जिंदगी आसान हो गई, फिर हिस्टेक्टमी कर दें। लेकिन स्टेप 3 पे आप पेशेंट से प्लान डिस्कस करें, और चूंकि आप एग्जामिनेशन कर चुके हो, आपके सामने डायग्नोसिस आ चुका है, तो यू विल बी वेरी क्लियर। अब पोलिप इसलिए नहीं होगा इसमें क्योंकि पोलिप का पैटर्न ये नहीं होता रेगुलर, इसका पैटर्न रेगुलर है, हर 60 दिन के बाद 20 दिन के लिए ब्लीड करती है। पोलिप वाले पेशेंट तो इंटरमेस्टल ब्लीडिंग होती है, पोस्ट कटल ब्लीडिंग होती है, डिस्चार्ज सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए आपको प्लान डिस्कस करने में कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगी, आप आराम से डिस्कस कर लो कि शी वांट किड्स, शी वांट यूट्रस एंड शी जस्ट वांट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, शी कांट कम अगेन एंड अगेन। वो खुद ही कह देगी हिस्टेक्टमी करना है, आपको आपके लिए यही बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन है कि मेरी पेशेंट वांट दिस। आई हैव डिस्कस्ड हर विद वेरियस सुटेबल ऑप्शंस, however I will offer her hysterectomy because my patient want this and it is definitive one and it is difficult for her to come again and again. तो केस सॉल्व्ड। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, कार्डियक पेशेंट को ना इतना रुलाते नहीं है एनीमिया के लिए, कार्डियक डिजीज एग्रावेट हो जाती है, एक बड़ा एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग ट्रिगरिंग रिस्क फैक्टर है एनीमिया। मैम इसकी एनीमिया को कैसे ट्रीट करेंगे? वो तो डिपेंड करता है ना एचबी क्या है और सिम्टम्स क्या है। मैंने तो पहले कंडीशन लगाई है कि फ्रेश इको कराओ, इको अगर ठीक है ऑब्वियसली पेशेंट शुड बी स्टेबल बिफोर सर्जरी, अगर स्टेबल नहीं है तो फिर स्टेबल करो। 7 ठीक है, 7 है तो स्टेबल करो इसको, इस पे हिस्टेक्टमी नहीं बनती। हिस्टेक्टमी के लिए एचबी शुड बी 11, 10 प्लस होनी चाहिए और बाय और इन हैंड भी 2 यूनिट्स होने चाहिए। और फिर देख लो प्रीवियस सिजेरियन थे या क्या थे, एडिगेंस का स्टेटस भी सामने रखो। कार्डियक पेशेंट में नहीं, प्रीवियस
कार्डियक पेशेंट में आम पेशेंट 7 से कम पे सिम्टोमेटिक होता है, ये वाली पेशेंट 9 पे सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, और सिम्टोमेटिक पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन इलाज है, तो इसमें हम पैक्सेल ही लगाएंगे क्योंकि Yes, वॉल्यूम ma'am. ओवरलोड नहीं करना। अंडर कवर ऑफ प्लाजिक, Yes, ma'am. अंडर कवर ऑफ प्लाजिक्स। हमने बार बार पेशेंट को तो नहीं भेजना ना, बेबी घर जाओ अफगानिस्तान से कल आ जाना, ये गोलियां खा लो, Yes, ma'am. ये टीके लगवा लो। इसको तो वन स्टॉप मैनेजमेंट करनी है ना, कि ब्लड लगाओ, एचबी पूरा करो और बस निकालो यूट्रस। ओके, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग केसेस थे आज के, आई एंजॉयड इट लॉट, मे बी आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो। श्रीरा एक तो क्वेश्चन पूछना है। डॉक्टर हाँ एक जी, मेरा भी था, फिर जब नेक्स्ट डॉक्टर क्लास इरा में मेरा एक तो फिर मुझे पेशेंट बता है। दें। एक मिनट, हाँ, वन बाय वन। डॉक्टर इरा एक पेशेंट प्राइमरी क्रेविडर थी, वो है एनोमलस बेबी के साथ स्कैन 20 वीक्स पे भी एनोमलस बताया था कि पॉलीसिस्टिक किडनी बच्चे को है। अभी 32 वीक्स पे अगेन आई है कि कोई इम्प्रूवमेंट, पहले इसको बताया था कि इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर ने ऑफर किया कि टर्मिनेट कर दो। तो अभी इसकी काउंसलिंग हम कैसे कर सकते हैं? यानी कि वो पूछ रही थी कि यानी मेरे बच्चे की प्रोग्नोसिस, और अगर वो जीरो। हाँ इसे कहें आपका मसला, आपके बच्चे का मसला नहीं, आप मियाँ बीवी का मसला है पॉलीसिस्टिक किडनी। हाँ, और क्योंकि इसका कंपेटेबल विद लाइफ तो नहीं है ना इतना, और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ये नहीं है पेरेंट्स से आता है। आप इन दोनों को इनकी कोई स्टेरियोटाइपिंग कराएं। फैमिली हिस्ट्री कजन नहीं मैरिज थी, कब? प्राइमरी ग्रेविड, कजन मैरिज भी नहीं थी, एज भी कम थी। फिर भी निकलेगी। वैसे किसी सिंड्रोम के साथ भी आ सकती है पॉलीसिस्टिक किडनी, 1000 सिंड्रोम है। नहीं, राइट आइसोलेटेड नो, यानी पॉलीसिस्टिक थी, कोई और का साथ में नहीं, इवन पोली ना ओलिगो कुछ भी नहीं था साथ। कोई बात नहीं, आप कहेंगे आउटकम अच्छा नहीं है, हम आपको पेडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं, बाकी वो आपको काउंसल कर देगा। यानी हम टर्मिनेशन ऑफर कर सकते हैं ऐसे पेशेंट? हाँ बिल्कुल, लेकिन अलोन यू विल नॉट, ये क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे में जो चल रहा है वो पीडियाट्रिशियन का मसला है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर इरा, एक और क्वेश्चन है, सिस्टिक हाइग्रोमा का, ये भी क्वेश्चन शायद किया था एग्जाम में, कि इसका सिजेरियन सेक्शन करेंगे, नॉर्मल हम इसको ऊपर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं करना सिस्टिक फीटस हाइग्रोमा का, नो नो नो, कभी नहीं सेक्शन ड्यू टू सिस्टिक हाइग्रोमा, तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो ये तो एनियोप्लास्टिक साइन है ना, एनियोप्लास्टिक का बड़ा मेजर सॉफ्ट टिश्यू मार्कर है ना, तो आप इसकी कैरोटाइपिंग कराएं, ठीक है, इसकी बाकी चीजें देखें, नक्कल थिकनेस, कार्डियक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, ट्राइजोमीज एक्सक्लूड करें, फिर नहीं, अगर ट्राइजोमीज। अगर आ गया टर्म की, मैं रिमोट डिलीवरी की बात कर रही हूँ। अच्छा सलमा, मेरी बात सुनो, टोक स्टेशन में बैठी हो, सिस्टिक हाइग्रोमा है, मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मलस बच्चे में क्या होता है? वेजाइनल ही होता है, विजाइनली। इसका भी वेजाइनल है, क्यों सेक्शन करें? सही, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर ईरा। एक क्वेश्चन और, कार्डियक पेशेंट की, अभी कार्डियक डिस्कशन, और कार्डियक पेशेंट की जिस तरह हम लोग एंटीनेटल है, डॉपलर सिर्फ एक टाइम कर सकते हैं, अगर कोई और काज नहीं है, हम लोग मेडिसिन दे रहे बीटा ब्लॉकर, या रिपीट कर सकते हैं? डॉपलर की तो अपनी अपनी आइसोलेटेड इंडिकेशन है, नहीं, सिर्फ कार्डियक हो और कोई काज नहीं हो, माँ वो कार्डियक है या बच्चा कार्डियक है? माँ, नहीं मदर कार्डियक पेशेंट हो। और माँ अगर एक्वायर्ड कार्डियक है तो फिर तो नहीं करानी, अगर माँ खुद कंजेनिटल कार्डियक है तो फिर बच्चे की को करानी है। वो तो बच्चे की को है, नहीं एक्वायर्ड है अगर है, इन केस वो बिल्कुल भी नहीं, रोमैटिक हार्ट डिजीज है ना एक्वायर्ड में, और ये बच्चे में नहीं जा सकती, ये माँ में ही रहती है, तो इनके बेस डॉपलर पे ना तो आप करें? ना डॉपलर ना इको, जब तक बच्चे में ओलिगो नहीं है, आईयूजीआर नहीं है, या मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है कि पिछले बच्चे में आईयूजीआर था, माँ को खुद आईयूजीआर था, बाप को आईयूजीआर था, कोई स्मोकर है हैवी, या कोकेन यूजर है, ठीक है, या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, कुछ नहीं है तो फिर नहीं कराने। डॉपलर के लिए यू मस्ट हैव सम इंडिकेशन या जस्टिफिकेशन, बेसलाइन तो नहीं है ना। जी डॉक्टर, मेरी स्टडी पार्टनर वो कह रही थी कि नहीं, हम लोग बीटा ब्लॉकर दे रहे, कि एक टाइम पे तो होना चाहिए डॉक्टर। बीटा ब्लॉकर खाने वाली पेशेंट को पहले आईयूजीआर होगा, उसका लाइकर कम होगा, है ना, या ग्रोथ कम जी जी, होगी, ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड पे यानी, या या ग्रोथ या अगर एक पेशेंट का लाइकर ठीक है, उसका बायोमेट्री ठीक है, तो आप उसका आईयूजीआर एक्सक्लूड करने के लिए डॉपलर करवाओगे। डॉपलर तो आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ एस्टैब्लिश डायग्नोसिस ऑफ आईयूजीआर सर्वेलेंस के लिए कराते हैं, जब एक बीमारी नहीं है उसकी सर्वेलेंस कैसे? सही, ठीक है, ओके, थैंक यू डॉक्टर मीरा।
ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी डॉक्टर हीरा, मेरा केस है लेकिन डॉक्टर जी, आप बोलें। जी डॉक्टर, मेरा ऑप्स का केस था, तो वो आज डिस्कस करना है या फिर कभी और कर लें, क्योंकि टाइम का है। मैंने आपको कहा था रिकॉर्ड करके मुझे भेजो। वो आपने डायबिटीज से कितनी अच्छी क्वेश्चन पूछे। हाँ डॉक्टर, मैं भूल गई। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी डॉक्टर आपको। क्लियर हो गए थे? वो क्लियर हो गया था डायबिटीज? जी जी डॉक्टर, अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गए थे। जी जी सर। ओके 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 ग्रेट। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर मदिया? बस मैंने ये पूछना था कि ये मतलब जैसे लिखा होता है फीटल इको, अभी इन्होंने पूछा, तो उसमें इंडिकेशन में लिखा होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो ये वो बच्चे की कंजेनिटल हार्ट डिजीज की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव पूछने का लिखा होता है कि प्रीवियस सिबलिंग है या मदर और फादर तो अलग है ना। अब उसका तो उसका क्या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, उसके तो माँ बाप ही हैं या बहन भाई हैं? तो बस जिसकी माँ को कार्डियक डिजीज है कंजेनिटल, उस बच्चे की को बनती है, या जिसके भाई को है, बहन को है कंजेनिटल, उसको उसकी बनती है। डायबिटिक पेशेंट है, HbA1c ज्यादा है, नॉर्मल स्कैन क्योंकि ये नहीं हुआ। हमारी ड्यूहर्ट्स में लिखा हुआ ना, पहला पॉइंट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फिर लिखा हुआ है सिबलिंग्स और फिर मदर फादर अलग से लिखे हुए। तो आई वाज कंफ्यूज कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव उन्होंने अलग से क्यों लिखा हुआ है। क्या ये पेरेंट्स के तो उस पे नहीं कह रहे थे? नहीं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बच्चे का, माँ का नहीं। अच्छा हाँ, क्योंकि आगे उन्होंने अलग अलग भी सबके लिखे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर हीरा, इस बार केसेस कम डिस्कस हुए, रिकॉर्डिंग जिस आपके पास कम लड़कियों ने भेजी है, पास वालों ने भी, अगर जिनका क्लियर नहीं है प्लीज अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो भेज देंगे। वो भेजनी है आज आहिस्ता, मैं थोड़ी सी बिजी थी ये पूरा हफ्ता, दैट्स व्हाई आज ले सकी ओपन हाउस। सही, ओके ओके चलें, ऑल दी बेस्ट। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारा एक 1 मंथ की एक्टिविटी है, हो रही है, उसके लिए 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी टिल 20 नवंबर, मतलब 4 वीक्स अप्रोक्सीमेटली। और इसमें हम मेजर केसेस को एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। तो MCPS के कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और नवंबर में जो इन्होंने पेयर होना है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हारे हुए दिल वाले ग्रुप ए के FCPS बच्चों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा उनका। हाँ, इफ दे वांट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर 4 वीक तो दे कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो डॉक्टर वो कैसे करना है, मुझे करना है डॉक्टर उसमें? ये नबीरा से कांटेक्ट कर लीजिएगा, इसका नंबर तो पता ही होगा आपको, या को मैं भेजती हूँ। जी है डॉक्टर मेरे पास। ठीक है, बस नबीरा गाइड कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जी जी डॉक्टर दीला बात कर रही हूँ। आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि आप अगर स्पोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आपको वो अपना रिजल्ट इनबॉक्स करना नहीं आ रहा। मैंने आपको टेलीग्राम पे किया तो वो मेरे ख्याल में मैसेज सेंड हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो मैं आपको अपना रिजल्ट कार्ड कैसे भेजूं? इस स्पोर्ट ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया है, आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो अभी चैट बॉक्स ओपन करे और ज्वाइन कर ले। चलो सही है, थैंक यू डॉक्टर हीरा। एक चीज और कि मुझे MRCOG 2 की तैयारी भी करनी है, तो मैं सोची थी मैं FCPS वाला ज्वाइन करूं, क्या मुझे उसका बेनिफिट होगा या मैं सिर्फ MCPS वाला ही ज्वाइन रखूं? कौन सा एग्जाम है आपका? डॉक्टर हीरा, मैंने अभी तो ये अटेम्प्ट अपनी स्किप कर दी है MCPS की वाइवा की, तो अब जो नेक्स्ट आएगी मार्च अप्रैल में वही दूंगी। और उसके अलावा मैं MRCOG 2 की तैयारी भी कर रही हूँ। MRCOG 2 कब है? अभी देखिए बुकिंग्स तो कह रहे हैं कि 20th से ओपन होगी, वो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन ना ऑफ हुआ तो इंटरेस्ट तो आ जुलाई गया है वाला ना दिन। आज? जी हाँ, वो बुकिंग टोकन्स वगैरह तो आ गए हैं। ओके देखो, एक वक्त में ना एक जंग लड़ो मैं तो ये कहूंगी। हाँ, मुझे भी मेरी फ्रेंड ने भी यही कहा है कि अभी तुम अपने वाइवा पे कंसंट्रेट करो और इससे फारिग होके फिर उसको स्टार्ट करना। लेकिन मैं कही थी वाइवा में टाइम है ना अभी, तो एटलीस्ट तैयारी तो मैं कर दूं ताकि मेरा ब्रेक ना आए। नहीं, पागल हो जाओगी ठीक है, मल्टीटास्किंग हम जैसी खवातीन के लिए जिन्हें बच्चे और घर देखना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी सिंसियर सजेशन है कि चूज वन बैटल फॉर वन टाइम एंड गिव योर बेस्ट।
वेदर वो MRCOG है, वेदर वो आपका MCPS है। तो But मेरा be में clear. कि मतलब लूज ना हो जाओ, मैं कह रही थी मैं कुछ ना कुछ चले मैं आपका स्पोर्ट ग्रुप ज्वाइन करूंगी तो शायद उससे भी बेनिफिट रहे, मतलब इन टच रहूं, मैं बिल्कुल ही ना हो जाऊं देखो यानी कि दो सिस्टम ऑप्शंस से, हैं। अगर बुक्स कि आप बंद हो फास्ट जाएं। ट्रैक, दो ऑप्शंस हैं। अगर फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लो और हफ्ते में दो क्लासेस आप ले लो हफ्ते में, बस सुनने वाली होती हैं वो, और साथ के साथ MRCG की तैयारी करते रहो, तो आप रेस के अंदर शामिल रहोगे ना। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि गोली मारो MRCG को, अपना वाइवा निकालो, एक एग्जाम आधा छोड़ो फिर आधा दूसरा शुरू करो, फिर दोनों ही ना हाथ में आए। चलो ये तो हाथ में है, थ्योरी पास कर चुकी हो तो वाइवा भी निकाल लो, ठीक है। ये भी ठीक है, चले सही है। अगर आप देख लो, मतलब कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दोनों भी निकाल लेते हैं, तो आप ये लाइव सेशंस लेते रहो, अपेयर होते रहो, और साथ के साथ हाँ मैंने सोचा तैयारी ये करते अभी रहो। मैं तैयारी करती रहती हूँ खुद ही, हाँ इंडिपेंडेंट थोड़ी सी तैयारी करती रहती हूँ, लेकिन ये कि मैं आपका वाइवा का सेशन भी लूंगी जो रेगुलर होता है, लेकिन मैं सोची थी एग्जाम के पास आके रेगुलर लूं, अभी ये जस्ट स्पोर्ट ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि मैं इन टच रहूं, ठीक है ऐसे जो आपको बेहतर लगे अपने लिए, लेकिन अपने करियर के लिए ना बेहतरीन प्लान लिया करें, प्लान ए हमेशा लिया करें, बी सी पे ना आया करें। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। अल्लाह। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगे फीडबैक देना तो फिर ABC वाले ग्रुप पे दे दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस हो कि ओपन हाउसेस हो रही है या रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, हाफिज़, ऑल द बेस्ट।